Good afternoon, all of you. तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद बिजनेस एथिक्स का सेकंड क्लास. ऑलरेडी हम लोग का फर्स्ट क्लास हो चुका होगा. अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. तो चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जिसमें हम लोग सीखे थे. एक बार क्विक रिवीजन हो जाए चैप्टर का. हमेशा एथिक्स का जैसे जैसे क्लास होगा पढ़ करके आइएगा. इससे आपका पूरा 20 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और एथिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा कम है. तो पूरा 20 में से आप कम से कम टारगेट रखिए कि 16 तो लाना ही है आपको इसमें. और उसके लिए क्या करना है, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं घर जाकर के पढ़ते जाना है, और नेक्स्ट क्लास में आने के पहले भी 10-15 मिनट जो है एक बार रिवाइज करके आना है. एथिक्स क्या होता है हम लोग ये सीखे थे. हम लोग बोले थे ना कि एथिक्स में भी डिफाइंड एज अ वे ऑफ बीइंग ह्यूमन. सो ethics may be defined as a way of being human. It is a standard of our conduct. अच्छा, ethics and moral are same? No, there are some differences between ethics and moral. पक्का? Ethics is originated from Greek word ethikos or ethos. You can call ethikos, you can call ethos, which means character. Character किसका रहता है? Individual का. So whether a person is ethically right or ethically wrong depends on the character of that individual. On the other hand, moral is originated from Latin word mos, which means custom. Custom is possessed by society. आज मेरे बच्चे पढ़ करके आए हैं. हम लोग सर कोई भी जब सब्जेक्ट चालू होता है ना, पहला क्लास जरूर पढ़ करके आते हैं, क्योंकि वो नया सब्जेक्ट रहता है. लेकिन एथिक्स में आप लोग लास्ट तक पढ़ करके आएंगे तो वेरी गुड. तुम लोग को खुद का कसम दिए हैं, खुद के सर का कसम है तुम लोग को. सर मतलब ये वाले सर में. तो कस्टम किसका रहता है? सोसाइटी का. सो वेदर अ पर्सन इज मॉरली राइट और मॉरली रॉन्ग, कस्टम ऑफ सोसाइटी. इट डिपेंड्स ऑन कस्टम ऑफ सोसाइटी. पक्का? देयर आर नो डेफिनेट प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन एथिक्स, सो इट इज टफ टू जज. But there are definite principles of right and wrong in moral, so it is easy to judge. Ethics is broader, moral is narrow. Sikh shaving of his beard is surely morally wrong. Sikh shaving of his beard is surely morally wrong because it is against the custom of Sikh society. But he may or may not be ethically right or wrong. Are we through with this? फिर हम लोग पढ़े थे 5 sources of ethical standards होता है. एक बिजनेस एथिकल रहेगा कि अनएथिकल रहेगा, अलग अलग स्कॉलर लोग अलग अलग राय दे करके गए. अगर एक बिजनेस 5 स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर ले रहा है, 5 एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, तब तो वो क्या है? एथिकल. सो देयर आर 5 सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स. यूटिलिटेरियन अप्रोच. सबसे पहला यूटिलिटेरियन अप्रोच में ये बोला गया था, नो बिजनेस कैन बी परफेक्ट, नो बिजनेस कैन बी परफेक्ट, बट हाउएवर इफ ओवरऑल एक्ट्स आर गुड, यानी गुड एक्ट्स आर मोर देन द बैड एक्ट्स, इफ गुड एक्ट्स आर मोर देन द बैड एक्ट्स, बिजनेस इज एथिकल. ये था यूटिलिटेरियन अप्रोच. राइट्स और डियोंटोलॉजिकल. रिलैक्स बॉयज एंड गर्ल्स. राइट्स और डियोंटोलॉजिकल में बोला गया, इफ अ बिजनेस इज डूइंग द करेक्ट एक्शन irrespective of the end result, focus on correct action irrespective of the end result, then the business is ethical. Acha, further business must also respect the right of the customers and employees. Customers by giving them quality good, reasonable price. Employees by giving them fair wages and good working condition. ये था अपना राइट्स और डियोंटोलॉजिकल अप्रोच. फेयरनेस एंड जस्टिस अप्रोच. फेयरनेस अप्रोच का दूसरा नाम क्या? जस्टिस अप्रोच. एरिस्टोटल ने निकाला था, इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ऑल इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. आर वी थ्रू विद दिस? And if we treat them unequally, there has to be a reason which is defensible. ऐसा कोई कारण हो जो पचाया जा सके. नहीं समझा रहे बाबा? हम गोरा को 10 लाख देंगे, काला को 20 लाख देंगे. गोरा को 10 लाख रुपए का पैकेज है, काला को 20 लाख रुपए का पैकेज है. ये कारण पचाने लायक है क्या? सीए का पैकेज 20 लाख है और बीकॉम का पैकेज 2 लाख है. ये पचाने लायक है? बुद्धि में जा रहा है? क्योंकि बीकॉम वाले बच्चे अपना क्रिसमस भी मनाते हैं, न्यू ईयर भी मनाते हैं, जो कि सीएससीएमए वाले बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते. मनाएंगे तो फिर हर समय मनाना पड़ेगा. अच्छा, तो ये था फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच. यूटिलिटेरियन अप्रोच हो गया. अब तो दिमाग में बैठ गया होगा, घर कर गया होगा तुम्हारे बॉडी के अंदर. कैसे बोलोगे? यूटिलिटेरियन अप्रोच, हाँ, गुड एक्ट्स आर मोर देन द बैड एक्ट्स. राइट्स और डियोंटोलॉजिकल, हाँ, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर. एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड कस्टमर. ओ थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा ही माइनर सा, बट उतना चलता है. सबसे पहले था फेयरनेस और जस्टिस. तीसरा वाला था फेयरनेस और जस्टिस. एरिस्टोटल निकाला, बोला फेयरनेस जस्टिस में इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. मतलब कैसे भूलना क्या संभव है क्या आपके लिए?
पक्का ना? फिर तो कॉमन गुड अप्रोच में बिजनेस शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. इफ बिजनेस इज क्रिएटिंग एन अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी देन बिजनेस इज एथिकल. कॉमन गुड अप्रोच के हिसाब से वर्च्यू अप्रोच. अब वर्च्यू अप्रोच में बिजनेस मैनेजर शुड हैव क्वालिटीज. अरे बाबा मेरे को देख करके लिख देना बस, राइट हो जाएगा. तो ये था कौन सा अप्रोच बताओ तो? वर्च्यू अप्रोच. बुद्धि में जा रहा है. तो ये था 5 सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स. फिर अपने पढ़े थे एथिकल डिलेमा. एथिकल डिलेमा. एथिकल डिलेमा क्या होता है? एथिकल डिलेमा नाम से पता चला ना, कंफ्यूजन, डिलेमा. तो एथिकल डिलेमा इज अ concept wherein business is operating ethically. Although the business is operating ethically, somebody from society may point the ethical operation to be unethical. This confusion is called ethical dilemma. Business को हटोगा तो ये solve भी कौन करेगा? Business. For example, offering gift for sales promotion may be taken as a bribe. We were offering gift for sales promotion, it was taken as a bribe by the customer. It leads to ethical dilemma. तो अब इसका कुछ क्या होता है steps? Define the problem clearly. Define the problem clearly. Think of the problem on the other side of the fence. मतलब कस्टमर के व्यू पॉइंट से सोचो. How did the situation arise? How did the situation arise? What was your intention? Situation arise कैसे हुआ? गिफ्ट देने के कारण. Intention क्या था? Sales promotion. Probable result क्या? Higher sales. And whom your actions can injure. Find out the affected party and discuss the problem. Whom your actions can injure, find them and discuss the problem with the affected party. If we can, we should discuss the problem with the affected party. And if you are confident about a long-term position, stick. Otherwise, change. Are we through with this? फिर हम लोग बात किए थे बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का. अगर हम लोग बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स देखें तो इंप्रूव्ड सोसाइटी आता है ना. सुनिए, आपको हेडिंग लर्न करना है. आप हेडिंग अपने मन से नहीं बना सकते हैं. पॉइंट सारा क्या रहना चाहिए, लेकिन अंदर में आप याद करके लिखेंगे कि रीड करके लिखेंगे. तो आप इंप्रूव सोसाइटी में डैश देकर के अपने मन से लिखेगा. इफ ऑल द बिजनेसेस स्टार्ट फॉलोइंग एथिक्स, the society will be free from child labor, black marketing, adulteration. If all the businesses start doing the business ethically, the society will be free from child labor, discrimination, black marketing, adulteration, curse of black money. लिख सकेंगे क्या? This will lead to an improved society. Improved society हो गया. Strong teamwork. Strong क्या हो जाएगा? Teamwork. और strong teamwork होगा तो greater productivity होगा. मतलब क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव होगा. काम में ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी आएगा. नहीं समझा रहे बाबा? मतलब एक्चुअल टाइम विल बी मोर की लेस. माय गॉड, एक्चुअल टाइम ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? काम जो करते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. मतलब कम टाइम में ज्यादा काम, कम टाइम में ज्यादा काम होगा. तो स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए? टीम वर्क. तो इंप्रूव सोसाइटी हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी हो जाएगा. एम्प्लॉय लोग का भी ग्रोथ होगा. माय गॉड, एम्प्लॉय लोग का भी तो ग्रोथ होता है. अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग एथिक्स फॉलो करेंगे, हम लोग का पर्सोनल पॉलिसी विल बी लीगल. पर्सोनल पॉलिसी मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का पॉलिसी विल बी पार्शियल के इम्पार्शियल. अगर मामा का लड़का को रखेंगे तब तो जो है बैंड बजा देगा ना ऑर्गेनाइजेशन का. तो अपना पर्सनल पॉलिसी अगर लीगल है, यानी रिक्रूटमेंट अगर इम्पार्शियल है, विल बी कीपिंग द टैलेंटेड एम्प्लॉइज ना रे बाबा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा. लीगल से याद आया, एथिक्स प्रोग्राम हेल्प्स टू गारंटी, ethics program helps to guarantee personal policies are legal, वो तो हो ही गया. And ethics program also helps to guarantee avoidance of criminal acts of omission and can lower the fine. हम लोग लॉ तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? एथिकल फॉलो करेंगे, एथिक्स फॉलो करेंगे तो लॉ नहीं तोड़ेंगे, फाइन घट जाएगा. अच्छा लॉन्ग टर्म रहेंगे कि शॉर्ट टर्म रहेंगे? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा ना. एंड स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एथिक्स फॉलो करने का, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज. Only those organizations will have strong public image if they are following the ethical routes. लिख सकेंगे? Sure. आइए इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग डिस्कस करके नक्की करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. तो पूरा चैप्टर लास्ट क्लास समझा दिए थे, याद करवा दिए थे, आज आकर के रिवीजन करवा दिए. अब क्या जान ले लें? तो घर में पढ़ना चालू कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 में आइए. इज एवरीबडी देयर इन क्वेश्चन नंबर 1? Repeat, is everyone there in question number 1? सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आ गए हैं ना? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब एब्सेंट रहा होगा लास्ट क्लास में, अचानक से तो नहीं मिलेगा. या आर यू देयर? क्वेश्चन नंबर 1, यस. सीए का जो मल्टी कलर्ड मैट है पेज नंबर 121 में है.
और जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं, क्योंकि सीएमए वाले बच्चे के भी एथिक्स है, उनका पेज 151 में है, शगुन का 121 और शगुन का 151। किसी में भी आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द सोशल सिंस। दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों? वेरी स्लो यार। एक्सप्लेन द सोशल सिंस लिस्टेड बाय। क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है बुक्स में इधर उधर हो, बट वो क्वेश्चन रहेगा। आप देख रहे हैं, आपको बोलता है एक्सप्लेन द सोशल सिन लिस्टेड बाय। बताओ महात्मा गांधी ने कितना सोशल सिन बताया था? 7 सोशल सिंस आना रे बाबा। सुनिए, हम लास्ट क्लास उसको एक्सप्लेन कर दिए थे और हम आपको बोले थे कि आज जो हम इसको डिक्टेट कर देंगे, डिक्टेशन का टाइम बचाने के लिए हम आपको एक हैंडआउट सर्कुलेट किए होंगे। वो हैंडआउट निकालिए, वहां पर एग्जैक्टली आपको वही दिखाई देगा जो लास्ट क्लास पढ़े थे। 7 सिंस दिखाई दे रहे हैं क्या मेरे बच्चों को? आज पढ़ेंगे क्या? हाँ, कब पढ़ेंगे? ये पढ़ चुके हैं। देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉलिटिक्स विदाउट क्या दिखाई दे रहा है? देखो पूरा याद आएगा। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल को निंजा की तरह पढ़ो एकदम। प्रिंसिपल्स रेफर्स टू, प्रिंसिपल रेफर टू कोड एंड कंडक्ट। हाँ, कोड एंड कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड वर्क। Nowadays no political party work under proper principle. What they claim wrong in other political parties would become right when done by the members of their political parties. बोले थे ना रे बाबा? For their political interest and vote, they make false promises without any hesitation. ऐसा होता है? For their political vote bank and votes, for their political interest and they make false promises, and that too without any hesitation. इससे कोई अछूता नहीं है, नॉट इवन आवर प्राइम मिनिस्टर। आज से 3-4 साल पहले जब इलेक्शन के लिए वो कैंपेनिंग करते थे, क्या ना अफसाना बोलते थे, क्या अंड संड जो मन में आता था बोल देते थे, और लोग प्रभावित भी होते थे और वोट भी दे दिए। बोले थे 60 दिन दो, 60 डेज दो, विदेश से काला धन ले आएंगे। 60 दिन हुआ नहीं क्या? अब पता नहीं वो 60 दिन जो है, एक दिन में उनका कितना नंबर ऑफ आवर्स है। और एक जो दूसरा जो फेंके थे, दूसरा सबसे बड़ा चीज, हाँ, सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपया डालेंगे। तो उनका गलती नहीं है, उनको ये सब बोलना पड़ेगा जीतने के लिए। नहीं समझा रहे बाबा? अच्छा, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन 10 लाख रुपया ऑन रिकॉर्ड है। ये बोला मुझे बना दो, सब ब्लैक मनी जो है विदेश का आ जाएगा और 10 लाख रुपया हर एक के बैंक अकाउंट में जाएगा। यार 10 लाख रुपया तो आप लोग को अच्छा लगेगा? 10 लाख रुपया अगर आपके सेविंग्स बैंक में आ जाए, ज्यादा कुछ नहीं, बट ठीक है, 10 लाख रुपया ठीक है, साल भर का खर्चा आपका निकल जाएगा। अरे बेशर्मो, तो चीज समझो, मतलब महात्मा गांधी जी पहले ही बोल दिए थे कि इन लोग आएगा, पॉलिटिक्स करेगा विदाउट प्रिंसिपल्स और विथ विद दिस। अच्छा, बट हम ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी जी को हम सपोर्ट भी करते हैं। मेरे पढ़ाने का जो लेक्चर है उससे ऐसा नहीं लगे कि आई एम एंटी मोदी। नो, आई एम नॉट एंटी मोदी। आप समझ रहे हैं? बट प्रॉब्लम क्या है, अगर वो टोटली ऑनेस्ट हो जाएंगे तो वो जीतते ही नहीं। आप समझ रहे हैं? वो जीतने के लिए सब बोलना ही पड़ेगा। बेचारा क्या गलत किया? हाँ, लेकिन सर सोसाइटी तो ऐसे प्रोग्रेस नहीं होगा। सब बोले थे वो 10-10 लाख रुपया सबको दे देंगे, बोले थे, बट फिर उनको दूसरा प्रिंसिपल गांधी जी का याद आ गया, वेल्थ विदाउट वर्क। तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लिए, वो अपने आप को कंट्रोल कर लिए कि अगर सबको 10-10 लाख दे देंगे बेटा कोई काम ही नहीं करेगा रे बाबा। देखो कितना सुंदर ढंग से लिखा हुआ है, मतलब सुपर्ब। For their political interest and vote, they make false promises without any hesitation. हाँ, ममता दीदी को देख लो, लंदन बना देंगे। बाप रे, आज से 6-7 साल पहले she claimed she'll turn Calcutta into London। बन गया ना? अरे वो बिग बेन बन गया ना, वो क्लॉक टावर, और लंदन ब्रिजेस आर फॉलिंग डाउन। बंद हो गया लंदन। देखिए, इन टूडेज वर्ल्ड द पार्लियामेंट्स आर नॉट बीइंग अलाउड टू फंक्शन प्रॉपर्ली। बोले थे ना रे बाबा ये सब लास्ट क्लास कि पार्लियामेंट वगैरह इन लोग चलने नहीं दे रहा है, विच इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। अब देख लो, जो विंटर सेशन था 2016 का, अरे जो 2016 का विंटर सेशन था, एक भी बिल पास नहीं हुआ, फुल्ली वॉश्ड आउट। इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वी ऑल्सो फाइंड एमपीज, एमपी कौन से? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स।
गेटिंग इन्वॉल्व इन स्कैंडल एंड फ्रॉड, ये चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कुछ भी पार्टी हो, दुनिया भर के इन लोग का स्कैंडल होते ही रहते रहे बाबा. They will not allow the society to progress. समझ में आया? Very strong words, politics without principles. Point number 2, आपका फेवरेट, wealth without work. As per Mahatma Gandhi's philosophy, purchasing power, that is क्या होता है? Wealth should be attained by every human being only after hard work. There are alternative ways also to create wealth without any work, like through fraud, theft, evasion of taxes. It will create a negative impact in society. For example, if everybody starts stealing, then society will never be safe. नहीं समझा रहे बाबा? हम यहाँ वॉलेट रखे हैं, बच्चा लेकर के भाग रहा है, क्या इसके पास वेल्थ आ जाएगा? विदाउट वर्क सोसाइटी सेफ रहेगा क्या? पॉइंट नंबर 3, इसलिए हम रखते ही नहीं है. पॉइंट नंबर 3 में आइए. कॉमर्स विदाउट क्या दिखाई दे रहा है? मॉरलिटी. कॉमर्स मतलब धंधा क्या? मॉरल मतलब कस्टम, कस्टम ऑफ सोसाइटी. घुस करके पढ़ो. कॉमर्स मीन्स क्या बताओ ना? बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन. And morality means क्या बताइए तो? Custom of society. It is to be noted that people should do commerce, यानी धंधा, only to fulfill society's needs, and it should be done by following custom of the society. Normal profit margin is not against society's custom. Normal profit margin आप चार्ज करो, हम लोग इसके खिलाफ. However, just to maximize the profits, if businessman charges unjustified price or does black marketing or adulteration of goods, then it's unethical and will never progress. बुद्धि में जा रहा है? Normal profit margin is against the custom of society. No, we are not against normal profit margin. But if you charge unjustifiable prices, you do black marketing, adulteration, then it is against the society. ये word to word learn करके मम्मी को सुनाना है कि एक बार रीड कर लेना है. समझ में आया? संग की मत बन जाना कि एक एक पॉइंट याद होना चाहिए. अरे मतलब पॉइंट तो याद होना चाहिए, अंदर का याद करके लिखना है क्या कि रीड कर लेना है. पॉइंट नंबर 4, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर. ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? महात्मा गांधी ऑलवेज गेव इंपॉर्टेंस टू कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर हिज. महात्मा जी ने सबसे किसको इज्जत दिया? ओवर हिज. एज पर हिज थिंकिंग, अ कैरेक्टरलेस पर्सन इज मोर हार्मफुल फॉर सोसाइटी देन द पर्सन हैविंग लेस नॉलेज. सही है ना रे बाबा? एक अनपढ़ आदमी ज्यादा सोसाइटी के लिए हार्मफुल है कि कैरेक्टरलेस इंसान? चीज समझ आ रहा है? ही इज मोर हार्मफुल देन द पर्सन हैविंग लेस नॉलेज. Hence, it is important to develop a good character first and then subsequently acquire the knowledge. जाओ बाबू जाओ, जाकर के पहले अपना कैरेक्टर ठीक करके आओ, फिर मेरे से पढ़ने आना. Point number 5, pleasure without क्या दिखाई दे रहा है? Conscience. Conscience means what? Inner sense of right and wrong. Are we through with this? Pleasure in life को काट दो, Miss Printer. फिर as per महात्मा गांधी, although to have pleasure in life is not wrong. As per महात्मा गांधी, although to have pleasure in life is कुछ गलत नहीं है. आप जीवन में मजा करो, कुछ गलत नहीं है. Pleasure in life is not wrong at all, but to enjoy it by those means in which we kill our inner voice is harmful for society. We should not kill our inner voice. Example, if everybody in society start taking pleasure through the rapes and drugs, society will be destroyed. Science without humanity. As per Mahatma Gandhi, it is very important to develop in science and develop new ideas and innovation, but at the same time it should be useful for क्या बताओ तो? It should be useful for humanity and mankind and not against it. Examples. If society only focus on developing powerful atom bomb, बोले थे ना atom bomb बना करके destroy कर रहा है, then it will create more and more enemies and will not be able to focus on growth and development. Last वाला, worship without क्या? मेरा favorite. Worship means what we aim in our lives. Our passion, goals. What Mahatma Gandhi meant was that if people are passionate about something, then they should be ready to sacrifice their comforts and other unimportant things to achieve what they really want. Example, Mahatma Gandhi wanted freedom of India, for which he had to sacrifice all his comforts and pleasures of life. Are we through with this? So these are the 7 social sins of Mahatma Gandhi. अच्छा, इसमें से कोई एक तो भी शॉर्ट नोट लिखने आएगा तो लिख सकेंगे ना मेरे बच्चे? ये चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर कब कंप्लीट होगा? हो चुका, तो थोड़ा स्पीड अप. एथिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, करेक्ट इनकरेक्ट बताया. एथिक्स एंड मोरल आर सिनोनिमस. सिनोनिमस है, करेक्ट कि इनकरेक्ट? और फिर तो दबा करके लिख देना है, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल. खुला सांड की तरह बस कॉलम बनाओ, एक तरफ एथिक्स एक तरफ मोरल. छाप सकेंगे मेरे बच्चे पूरा? सर ये सब तो बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस गिफ्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही है ना रे बाबा? और डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड एथिक्स.
कभी भी डिफरेंस को पैरा फॉर्म में मत लिखिएगा, टेबल फॉर्म में लिखिएगा, जैसे हम आप लोग को लास्ट क्लास पढ़ाए थे, और एक तरफ एथिक्स एक तरफ मॉरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म एथिक्स। पढ़ चुके हैं रे बाबा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म। मतलब एथिक्स में बी डिफाइंड एज अ वे ऑफ बीइंग ह्यूमन, इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। एंड बिजनेस एथिक्स, तो बिजनेस एथिक्स मतलब क्या होता है, बोले थे ना रे बाबा, अप्लाइंग द एथिक्स in day to day transaction, applying the ethics in day to day transaction refers to business ethics। यहां पर भी वापस से लिखा हुआ है पूरा शुरू से लेकर, इसका आंसर जो है एक बार रीड कर लेना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक ब्रैकेट लगा दो, आंसर शुरू से लेकर के लास्ट तक ब्रैकेट लगा दो। सीएमए वाला बच्चा खाली वहां पर एक लाइन लिख लो, वो ब्रैकेट मत लगाओ, वो खाली एक लाइन लिख दो। अप्लाइंग एथिक्स इन डे टू डे, अप्लाइंग एथिक्स इन डे टू डे ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू बिजनेस एथिक्स। अप्लाइंग एथिक्स इन डे टू डे ट्रांजैक्शन रेफर्स टू क्या, बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जो सीए के मैट में अपना क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एथिक्स, दिखाई दे रहा है क्या, वो गलती से यहां पर छप गया है, ये एथिक्स इन अकाउंटिंग में आएगा, वहां लिख दो एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एथिक्स में लिख देना, रेफर एथिक्स इन अकाउंटिंग चैप्टर, रेफर एथिक्स इन अकाउंटिंग चैप्टर, रेफर एथिक्स इन अकाउंटिंग चैप्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, टू मेंटेन, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों को। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बाउंसर हो जाता है, पढ़िए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, टू मेंटेन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओ बाबा, बिटवीन सोसाइटी एंड बिजनेस, hey there is a contract between whom and whom, society and business, the trusteeship relations are essential, describe the role of business ethics in this reference। अब ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव मतलब इसको आपको बना करके लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ो, टू मेंटेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो जन के बीच में, किस दो जन के बीच में, सोसाइटी एंड बिजनेस, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सोसाइटी एंड बिजनेस, और बोलते हैं ट्रस्टीशिप रिलेशंस आर एसेंशियल। अब ट्रस्टीशिप रिलेशंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, सोसाइटी और बिजनेस के बीच में एक ट्रस्टीशिप कॉन्ट्रैक्ट है, इन विच सोसाइटी हैज अपॉइंटेड बिजनेस एज अ ट्रस्टी, एज अ केयरटेकर ऑफ द सोसाइटी। इट इज अ सोसाइटी हु हैज अपॉइंटेड बिजनेस as its caretaker, society has appointed business as its caretaker, मतलब क्या होता है, ट्रस्टी। माय गॉड, तो ये बिजनेस क्या है, ट्रस्टी, और ट्रस्टी का क्या काम रहता है, केयरटेकर का काम रहता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। यहां पर कौन अपॉइंट किया मेरे को, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। So there is a trusteeship contract between business and society, wherein the business plays a role of a trustee, and it is the duty of the business to protect the interests of the society. Because whatever business is earning because of society. It is a society which gives its natural resources to business. It is a society from where man, machine, materials are coming. It is a society which is giving all the natural resources to business. If business is flourishing, developing, earning profit, it is nothing but because of society. In turn, society expects the business to take care of it, not to exploit it, not to just focus on maximizing the profit at the cost of the people of society. Business target should be to earn normal profit, but not to maximize the profit by exploiting the people of the society. So business plays a role of a caretaker as a trustee in this contract between society and business. So society and business have entered a contract. Actually कोई contract sign नहीं हुआ है, हवा में. So there is a contract signed between society and business, as per which society will give all the resources to business. Society will allow the business to use the resources of society, but in turn it should not exploit with the people of society. Rather should satisfy the wants of the society. Are we through with this? Because at the end of the day, if society flourishes further, business will only flourish. My God. Once more. तो एक हम लोग को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से आगे बढ़ करके इजैलिटेरियन इकोनॉमी में आगे बढ़ना है. We should be transforming our economy from capitalist economy to egalitarian. बोलो, egalitarian.
हैं? इजैलिटेरियन। इजैलिटेरियन नहीं सुना? इजैलिटेरियन मतलब इक्वलिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल को हम लोग बोलते हैं इजैलिटेरियन। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से हम लोग को आगे बढ़कर के क्या बनना है बताओ तो? इजैलिटेरियन। इजैलिटेरियन मतलब इक्वल, इक्वलिटी, इक्वल स्टेटस। आर वी थ्रू विद दिस? डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अब जो भी हम बोले हैं वो सुंदरता के साथ यहां पर देखिए कितना लिखा हुआ है। अब सुनो, ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो ऐसा मत समझना कि खाली एथिक्स और मॉरल का डिफरेंसेस पढ़ करके चले जाना है। मतलब बहुत बार क्या होता है, तुम लोग को कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आता तो तुम लोग सुनना बंद कर देता है। तो ये कैसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। हर क्वेश्चन में, हर पढ़ाई में मजा नहीं आता, समझे? मजा आ रहा है? वेरी गुड। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, वापस से पढ़ो। टू मेंटेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हुम एंड हुम। The trusteeship relations are essential. Who plays the role of trustee? Who plays the role of trustee? Business is a trustee. That is a caretaker of the society. चलिए अब आंसर पढ़िए इसका। इसका आंसर पढ़िए, देखिए हम कितना सुंदर से लिख करके रखे हैं। बिजनेसेस एज ट्रस्टी दिखाई दे रहा है क्या? बिजनेसेस एज ट्रस्टीज को अंडरलाइन करिए आंसर में। बिजनेसेस एज ट्रस्टीज, तुम चश्मा खोल दो बेटा। बिजनेसेस एज ट्रस्टीज अगर नहीं दिखाई दे रहा, हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो। बिजनेस ट्रस्टीज को अंडरलाइन कर दिए, पढ़िए। एमजी द फादर ऑफ नेशन, अरे महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, had aptly said, aptly मतलब clearly said, that trusteeship provides a means for transforming the present capitalist order of society into an, कहां पर बताओ तो? egalitarian one। egalitarian one को अंडरलाइन करके लिख दो, where equal opportunity for all prevails। egalitarian मतलब equal opportunity for all। egalitarian मतलब होता है equal opportunity for all। A businessman has to act only, a businessman has to act only as क्या? Trustee of the society for whatever he has gained from the society, है ना? क्यों? क्यों हमको ट्रस्टी की तरह एक्ट करना चाहिए? क्योंकि हम जो भी कमाए कहां से कमाए? सोसाइटी। एवरीथिंग फाइनली बिलोंग्स टू सोसाइटी इंक्लूडिंग द बिजनेस इटसेल्फ। हम कहां से आए हैं? हाँ, हम कहां से आए हैं? जो भी आज हमें किसके कारण है, तो आई शुड गिव बैक टू किसको? बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। बेस्टोज बोलता है, सोसाइटी बेस्टोज, बेस्टोज मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद है। सोसाइटी आशीर्वाद देता है, फेवर करता है बिजनेस को। द अथॉरिटी परमिशन दिया सोसाइटी। कौन केस को क्या दिया रे? सोसाइटी बिजनेस को परमिशन दिया, अथॉरिटी दिया। टू ओन एंड यूज, टू ओन एंड यूज लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेस। In return, the society has the right to expect that productive organization will enhance the general interest of the consumer, employees and community। क्योंकि सोसाइटी इतना कुछ दे रहा है बिजनेस को, सोसाइटी क्या क्या दे रहा है? लैंड दे रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज दे रहा है। तो सोसाइटी क्या ये राइट, सोसाइटी का क्या ये राइट नहीं बनता कि वो उम्मीद लगाए बिजनेस से कि बिजनेस विल बी इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज। शुड सोसाइटी नॉट हैव दिस राइट? बोलिए, society should have this right to expect from the business to enhance the productivity of the employees, customers and community। फिर इसी तरीके से सेकंड पैराग्राफ में भी रामायण लिखा हुआ है, आपको खाली रीड करना है। ब्रैकेट लगा दो और लिख दो रीड। लर्न कर लोगे क्या? हाँ नहीं, रीड करना है। हम ये क्वेश्चन और एक बार समझाएंगे यहां पर क्या बोला जा रहा है। अरे श्योर, देयर एग्जिस्ट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या? बिटवीन whom and whom, in which business plays a role of because whatever business is because of it is a society which has given two things, land and natural resources to business। So business in turn, society has a right to expect that business in turn will increase the productivity of the employees, customers and work for their benefits। Are we through with this? Next question भी वही है। Next question में तेरे को correct incorrect बोला है। हाँ, ट्रस्टीशिप बोलता है, ट्रस्टीशिप, अरे भाई ट्रस्टीशिप प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द प्रेजेंट कैपिटलिस्ट ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इनटू क्या बताओ तो? इजैलिटेरियन वन। अभी तो पढ़े थे ना रे बाबा, करेक्ट कि इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, हाँ घुस करके एकदम पढ़ना। एक केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 8, तुमको पता नहीं केस स्टडी किसके ऊपर है। एग्जामिन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी सिचुएशन। मिस्टर एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड एक इंसान है, ही इज अ सीईओ ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई बनाने का कंपनी है। हिज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद अ केमिकल मॉलिक्यूल, एक्सपेरिमेंट कर रहा था केमिकल मॉलिक्यूल के साथ, सीज अ पॉसिबिलिटी दैट द न्यू मॉलिक्यूल मे बी डेवलप्ड इनटू अ ड्रग, ड्रग मतलब मेडिसिन, फॉर अ रेयर पेनफुल, रेयर पेनफुल life threatening genetic disease that afflicts yani influence only one child in 10 million, but to develop this drug his company may have to invest huge sum of the shareholders money despite the drug not having the wide sellability. Mr. XYZ is confronted by ethical dilemma. लो बोल ही दिया कि केस स्टडी किसके बारे में है, नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आता। अभी सुन लो क्वेश्चन में हुआ क्या है। क्वेश्चन समझ में आया है? हिंदी में सुनो क्वेश्चन। एक बहुत ही रेयर पेनफुल लाइफ थ्रेटनिंग जेनेटिक डिजीज, मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर है, और इन लोग क्या किया, मेरा कंपनी, हम सीईओ हैं उस कंपनी के, मेरा कंपनी क्या किया, सुनिए ना, मेरा कंपनी क्या किया, एक दवाई बना दिया, और दवाई जो है ना उससे बच्चा लोग क्योर हो जाएगा, उससे बच्चा लोग क्योर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो डिजीज जो है ना 10 मिलियन में एक बच्चा को होता है, 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ में एक बच्चा को बीमारी होता है, लेकिन वो बीमारी से आदमी का जान चला जाता है। लेकिन मेरा कंपनी को दवाई ढूंढ लिया जिससे वो 1 करोड़ में एक बच्चा भी हम बचा लेंगे, एक जान बच जाएगा 1 करोड़ में। नहीं समझा रहे बाबा? बनाना चाहिए, बोलिए बोलिए, बनाना चाहिए। जे लोग हाँ बोल रहे हाथ उठाओ कि हाँ सर बनाना चाहिए। फुल हैंड, फुल हैंड, फुल हैंड, फुल हैंड। अब यही बेशर्मो, तुम लोग अपने आप को शेयर होल्डर समझो, मतलब तुम लोग का रुपया लगाया हुआ है, ठीक है, तुम अपना घर बार सब बेच दे और सारा रुपया लगा दे, दवाई बना देंगे, कर देगा तुम? अपना घर बार सब बेच देगा? हाँ नहीं, तो दवाई बनाने के लिए क्या चाहिएगा? पैसा। पैसा मेरा खुद का है, ये हम सीईओ हैं, कंपनी को संभाल सक रहे हैं हम, समझ में आया? मेरा डिसीजन लेना मेरा काम है। बट यहां तो यार एथिकल डिलेमा हो जा रहा है ना रे बाबा। हम 2 चौराहे पे खड़े हैं, क्या बोलते हैं, 2 मोड़ पर खड़े हैं, एक मोड़ बच्चा मेरे को बोल रहा है बना दो, लेकिन वो 1 करोड़ में एक ही बच्चा है, और दूसरा मोड़ में शेयर होल्डर लोग हैं जिन लोग मेरे को निकाल देगा कंपनी से। नहीं समझा रहे बाबा? क्योंकि 1 करोड़ में एक बच्चा, और हम लोग क्या करने वाले हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले। माय गॉड, नहीं तो ड्रग्स बनेगा नहीं वाला, तो अनाप शनाप पैसा लगेगा शेयर होल्डर लोग का, और 1 करोड़ में एक बच्चा। तो हिंदुस्तान का अगर आबादी देखें तो 100 करोड़, 100 करोड़ में 100 बच्चा। नहीं समझा रहे बाबा? बुद्धि में नहीं जा रहा है, बना देते हैं। बनाए कि नहीं बनाए, हे भगवान, एथिकल डिलेमा, बुद्धि में नहीं जा रहा है। आप लोग बताइए बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे आप लोग को आंसर में ये नहीं लिखना है मत बनाओ या बनाओ, आपको लिखना है दिस सिचुएशन इज एथिकल डिलेमा, और इसको अब ये सब स्टेप्स लेना चाहिए। माय गॉड, वो सारा स्टेप्स लिख करके आ जाना। डिफाइन द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, थिंक ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, मतलब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, हाउ डिड द सिचुएशन अराइज, what was the intention, how did the situation arise, what was the intention, probable result, whom your action can injure, discuss the problem with affected party, and if you are confident about long term positions take, otherwise change। ये सारा पॉइंट्स लिख करके आ जाना है। बुद्धि में नहीं जा रहा है क्या बोला जा रहा है, तुम आंसर ये मत लिख करके आ जाना कि बनाना है कि नहीं बनाना है, कि आप ही दिन ने लाई है बना दो। अरे समझ में आया? आपको खाली स्टेप्स वगैरह लिख करके आ जाना है। पूरा आंसर यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये बच्चा कंसल्टेंट नहीं कर रहा, हम तो ऐसा नहीं सोचे थे तुम्हारे बारे में
एक क्लास में बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, ही श्योरली मॉरली रॉन्ग। हम तो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचे थे, हम तो देखे तुम क्लास में आकर के सुनता है, कंसंट्रेट करता है, तुम एथिकली भी रॉन्ग हो, तुम एथिकली रॉन्ग हो। ये खुद भी बोल रहा है, नहीं आपके यहां तो आ जाते हैं, दूसरों के जाते भी नहीं है। मेरे गलती हो गया, एथिकल डिलेमा। बट होम इज इट गोइंग टू हर्ट मी? कि वो समझ में आया ना? चलो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9। टू पे प्रॉपर अटेंशन टू बिजनेस एथिक्स इज क्लियरली बेनिफिशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। फुल स्टॉप। समझ जाओ क्या पूछ रहा है, बेनिफिट्स। सुनो ओए, तुम लोग को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? आप समझ रहे हैं? पूछेंगे भाई, लेकिन ऐसा परोसेंगे नहीं, बेनिफिट बता दो ना। चीज समझ में आ रहा है? देखो कैसे क्वेश्चन आ रहा है, पूछ रहा वही है बट देखो क्वेश्चन कैसा दिया है। टू पे प्रॉपर अटेंशन। आहा, एक दो डिसलेक्सिया वाला बच्चा तो अब यहीं छोड़ देगा, बोले ये तो अटेंशन वगैरह हम लोग दिए नहीं थे, पूरा अटेंशन दिए थे लेकिन ये तो था नहीं, तो पूरा पढ़ा करो। टू पे प्रॉपर अटेंशन टू बिजनेस एथिक्स, अगर हम लोग ध्यान लगाएं बिजनेस एथिक्स के ऊपर, इज सर्टनली बेनिफिशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या पूछ रहे हैं इन लोग? डिस्क्राइब 4 सच बेनिफिट्स। तो खाली तुम चार्टो ही लिखोगे? अपने तो बहुत सारा पढ़े थे। इंग्लिश आता है, इंग्लिश पढ़ने में आता है ना तुमको, जब 4 बोले तो 4 ही लिखना, उसमें रजनीकांत मत बन जाना, नहीं तो एग्जाम में जो है ना राजपाल बना दिया जाएगा। तेरे को 4 पूछेगा तो 4 ही लिखना, हम यहां पर लिख करके रखे ज्यादा, तुम 4 ही लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा बेटा, करेक्ट इनकरेक्ट बता। इन द लॉन्ग रन दोज बिजनेस फर्म्स which do not respond to society's needs favorably will survive. Incorrect. बोलता है लॉन्ग रन में जो सोसाइटी के लिए काम नहीं करेगा वो सर्वाइव करेगा, because if it do not operate for the society, society will allow the business to operate. If business does not operate for society, will not allow the business to operate, it will throw the business out of the market. Question 11 में correct incorrect वापस से। Business ethics helps to promote public reputation. Business ethics helps to promote public reputation. Yes, correct ना रे बाबा? अच्छा, कहानी में ट्विस्ट, एक शब्द से आंसर चेंज हो जाएगा। Business ethics helps to promote public reputation only. Business ethics helps to promote public reputation only. मेरा पहला क्वेश्चन, Business ethics helps to promote public reputation. Correct. Business ethics helps to promote public reputation only. और भी तो फायदे हैं रे बाबा। किसके? एथिक्स के। इम्प्रूव सोसाइटी होता है। ओके, Are we through with this? उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, करेक्ट इनकरेक्ट वापस से सुन लो। एथिक्स प्रोग्राम्स आर नॉट हेल्पिंग टू मैनेज वैल्यूज एसोसिएटेड विद क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डाइवर्सिफाइंग मैनेजमेंट। इनकरेक्ट। एथिक्स के कारण क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का वही करेक्ट इनकरेक्ट। फेयरनेस एंड जस्टिस आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस। अरे फेयरनेस एंड जस्टिस आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस। बोलता है फेयरनेस अलग है, जस्टिस अलग है। क्या हम फेयरनेस अलग जस्टिस अलग पढ़ाए थे कि साथ में था? बोलता है एनवायरनमेंट का भलाई करेंगे तो कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। हाँ, जो अच्छा है वो तो अच्छा ही है। एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। अरे यार, सोर्स ऑफ एथिकल, ओए सोर्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या था? सोर्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स यूटिलिटेरियन, राइट और डिओंटोलॉजिकल। सोर्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड यूटिलिटेरियन, राइट, डिओंटोलॉजिकल, फेयरनेस, जस्टिस, कॉमन गुड, वर्च्यू। 500 लिख दोगे कि 4 बोला है तो 4, 3 बोलेगा तो 5 बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा 5। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन यूटिलिटेरियन अप्रोच। लिख सकेंगे क्या मेरे बच्चे? और फिर वही नेचर ऑफ एथिक्स, मतलब एथिक्स क्या होता है वो लिखना है। यहां लिखा हुआ 3 लाइन मार्क कर लीजिए, नेचर ऑफ एथिक्स का 3 लाइन मार्क कर लीजिए। This completes my exhaustive lecture on principles of business ethics. Are we through with this? इसके बारे से एक भी क्वेश्चन इम्पॉसिबल है, बन नहीं सकता। जितना भी था सब पढ़ लिया आप लोग। तो देखो कितना अच्छा लगता है, चैप्टर के बाद अगर हम लोग क्या सॉल्व कर ले रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4 मार्क का चैप्टर है ये, एनी केसेस एथिक्स इन वर्क प्लेस। हम इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिए थे कि किस ऑर्डर में पढ़ाने वाले हैं, उतना सर कौन ध्यान दे। चैप्टर समझे कि आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर,
सब बंद कर दो, खोलने का आवाज नहीं, बंद करने का आवाज जरूर आना चाहिए। सब बंद कर दो, लगातार लेक्चर है। आई गॉट इट। बस एक ही बार बंद करना है बेटा। समा जाओ बेटा एकदम लेक्चर के अंदर। ट्रीट है ये वाला लेक्चर आपके लिए आज। चलिए आइए, एथिक्स इन कहां पर बताइए? वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। बताइए वर्क प्लेस यानी क्या? ऑर्गेनाइजेशन। क्या एथिक्स फॉलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, कहां पर होना चाहिए? वर्क प्लेस में एथिक्स फॉलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अरे होना तो चाहिए, बट होगा कि नहीं होगा एथिक्स फॉलो वर्क प्लेस में, ये 4 फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। ना ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि होना चाहिए। अरे होना तो चाहिए एथिक्स फॉलो वर्क प्लेस में, बट होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। वेदर एथिक्स विल बी फॉलोड इन वर्क प्लेस और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर होता है इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। If the employees of the organization are having some individual standards and values, then automatically ethics will be followed in the workplace. Which means that if the employees of the organization are coming from good family background, good social background, good cultural background, their upbringing is good. If we are selecting the employees from good society, social background, cultural background, family background, upbringing is good, then automatically they are going to respect the seniors. Automatically they will be knowing the value of the time. They'll learn how to respect the seniors. Automatically ethics will prevail. They'll value time, they'll value seniors. Automatically ethics will prevail. So ethics follow होगा कि नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंडिविजुअल का स्टैंडर्ड के ऊपर निर्भर करता है। If the employees are coming from good family background, social background, culture background, अरे यार, if they are coming from good family background, social background, culture background, then they will be having some standards. They'll value the seniors, juniors, time. They'll value their seniors, juniors, time. Automatically ethics will follow. तो अब इसमें क्या लिखेंगे? इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यू में डैश करके आप लिख दीजिएगा कि if the employees of the organization are coming from good social background, family background, culture background, they'll be having some individual standards and they'll be valuing the importance of seniors, juniors, time. Automatically ethics will prevail in organization. अब जैसे यहां देख लो, जब हम पढ़ाते हैं तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं। एथिक्स फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसमें मेरा क्रेडिट थोड़ी ना है। द क्रेडिट डज नॉट गो टू मी, द क्रेडिट गोज टू योर अपब्रिंगिंग, कि आपके मॉम डैड आपको सिखा करके भेजे हैं कि सोसाइटी में कैसे बैठा जाता है। तो मेरे यहाँ एथिक्स फॉलो होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। अभी अगर अचानक से ये लड़का अचानक से बेंच पे खड़ा होकर डांस करना चालू कर दे तो मैं क्या कर सकूंगा? मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगा। नहीं समझा रहे बाबा, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। He starts giving slang to everyone, including me also. मैं क्या कर सकूंगा? कुछ नहीं। जैसा निकाल दिया जाएगा इंस्टीट्यूट से, लव लेटर भिजवा दिया जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल। बट एट दैट गिवन मोमेंट एथिक्स तो ब्रेक हो गया ना रे बाबा। नहीं समझा रहे बाबा। तो एथिक्स फॉलो होगा कि नहीं होगा ये मैं कैसे बताऊं? ये तो आपका अपब्रिंगिंग के ऊपर है। अगर आप लोग का अपब्रिंगिंग अच्छा है तो आप लोग एथिक्स फॉलो करेंगे, अपब्रिंगिंग अच्छा नहीं है तो एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे। तो अब कुछ भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करने के पहले एक बहुत भारी बोझ हम डाल दिए आज आपके ऊपर, अपब्रिंगिंग। अब जो संड गंदा गंदा आवाज निकालते हैं होता है ना, पिच 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 वाला, वो तो अब मैं क्या करूं इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर वो उसको वैसा ट्रेनिंग मिले तो मैं क्या कर सकता हूं? मॉम डैड बैठ करके सिखाए हैं कि ये आवाज सीख लो। तो इसमें मैं क्या करूं? जिसका जैसा अपब्रिंगिंग, जिसका जैसा स्टैंडर्ड, जिसका जैसा वैल्यू, वो बच्चा जान, उस बच्चे का गलती नहीं, उसका अपब्रिंगिंग, परवरिश ही खराब है। अब सर कोई नहीं करने वाला सर। नहीं तो ये तो इंस्टीट्यूट बता रहा है, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कुछ। आपको करना करिए, इसमें मेरे क्या है? नहीं मैं क्या कर सकूं? इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। इसको डैश दे करके आप इसको डैश दे करके आपको क्या लिखना है? सुनो ना, इसको डैश दे करके मेरे बच्चों को ये लिखना है, इफ द एम्प्लॉइज आर कमिंग, इफ द एम्प्लॉइज आर कमिंग। लास्ट बेंच खजाना खोज लिया, अब यहां पर आ जाओ। इफ द एम्प्लॉइज आर कमिंग
from good social background, family background, cultural background, then automatically they'll be having some standard. They'll know how to value the senior, junior time. Ethics will be followed. Are we through with this? क्या मेरे यहाँ पर ethics follow होता है? हाँ बिल्कुल होता है. इसका श्रेय आपको भी नहीं जाता, मेरे को भी नहीं जाता, आपका स्टैंडर्ड को जाता है, बुद्धि में जा रहा है. तो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू. दूसरा होता है कोवर्कर्स इन्फ्लुएंस. क्या होता है बताइए तो? कोवर्कर्स इन्फ्लुएंस. अरे आप कितने भी एथिकल हो, आपका कोवर्कर का अगर आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो आप भी अनएथिकल हो जाएंगे. संगति खराब है तो आप भी अनएथिकल हो जाएंगे. आप कब तक कंट्रोल करेंगे? नहीं समझा. शुरुआत खाली एक ही बच्चा चालू करता है जिसका इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू खराब है. परवरिश एक ही जन का खराब है, वो चालू करता है, वो मौका ढूंढता है आज चालू करना है. लेकिन बगल वालों फिर मन कर जाता है ना, तो कोवर्कर्स इन्फ्लुएंस बुद्धि में नहीं जा रहा है. तो अगर कोवर्कर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो एथिक्स फॉलो, लेकिन कोवर्कर का क्या है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, तो एथिक्स फॉलो होगा. आज तुम्हारा कितना भी परवरिश स्ट्रांग हो बेटा, या आपका कितना भी परवरिश स्ट्रांग हो, या आप लोग में से कोई का भी कितना भी अच्छा ब्रिंगिंग हो, तुम्हारे बगल वाला तुमको लगातार गाली दे दे करके बुलाया जा रहा है, तुम 2 बार 4 बार इग्नोर, एक बार तो तुम भी सेम टू यू बोल देगा ना, फिर धरा का धरा रह गया एथिक्स, तुम भी तो उसको बक दिया गाली. तो हम लोग का इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू कितना भी स्ट्रांग हो, हम बोल रहे हैं ये डांस करने लगेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है हम इसको गाली दे दे. कोवर्कर का इन्फ्लुएंस. तो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू आपका कितना भी स्ट्रांग हो, बट अगर आपका कोवर्कर का क्या है? नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो एथिक्स फॉलो, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो एथिक्स फॉलो. और सबसे बढ़िया बात है एथिक्स फॉलो होगा कि नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन कोड्स एंड कंडक्ट्स. If the organization has established the strong codes and conducts, then automatically ethics will be followed. But if an organization is not having any code of conduct, then ethics will not be followed. कोई कोड एंड कंडक्ट नहीं है अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर कभी भी एथिक्स फॉलो नहीं होता. आने का कोई टाइम नहीं है, जाने का भी टाइम फिक्स नहीं है. नहीं समझा. एम्प्लॉय जब मन करता है आता है, जब मन करता है चला जाता है, और बीच में भी वो रहता है, फर्नीचर तोड़ ताड़ करके जाता है. कोई कोड एंड कंडक्ट ही नहीं है जहां पर एथिक्स फॉलो होगा क्या? जैसे मेरे यहाँ पर क्या कुछ कोड्स एंड कंडक्ट है? हाँ इम्प्लाइड है, हम कभी बोले नहीं है, बट इम्प्लाइड कोड्स एंड कंडक्ट. जब हम पढ़ा रहे होंगे आप लोग मोबाइल बात कर सकेंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरे आने के बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाता है तो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना रे बाबा. आप लोग जब मन चाहे जा सकते हैं. हाँ नहीं, बिकॉज देयर आर सम कोड्स एंड कंडक्ट्स. बुद्धि में नहीं जा रहा है तो कुछ कोड्स एंड कंडक्ट्स होना ही चाहिए, तभी ना एथिक्स फॉलो होगा. तभी ना बच्चा अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है. अच्छा, तो 4 मार्क का चैप्टर है, फटाफट पढ़ लो बेटा. एथिक्स इन फॉलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना तो चाहिए. होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स. ना एथिक्स फॉलो होना चाहिए वर्क प्लेस में, बट होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स. सबसे पहले इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज में डैश दे करके लिख दीजिएगा. इफ द एम्प्लॉयज आर कमिंग फ्रॉम गुड फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, कल्चर बैकग्राउंड, दे विल बी हैविंग सम स्टैंडर्ड, दे विल वैल्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर, जूनियर एंड टाइम, ऑटोमेटिकली एथिक्स विल बी फॉलोड. कोवर्कर का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो एथिक्स फॉलो होगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो एथिक्स फॉलो. इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग स्ट्रांग कोड्स एंड कंडक्ट्स, एथिक्स विल फॉलोड, बट इफ नो कंडक्ट देन एथिक्स विल नेवर बी फॉलोड. चौथा होता है एथिकल अनएथिकल चॉइस इन वर्क प्लेस. मुंह खोल करके बोलो. Ethical, unethical choice in every organization you will find 2 groups of workers. Ethical group of worker doing the work ethically, unethical group of worker doing the work unethically. My God, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं पर भी जाएंगे 2 किस्म के वर्कर होंगे. एक एथिकल जो अपना काम एथिकली करते हैं, एक अनएथिकल जो अपना काम अनएथिकली करते हैं. माय गॉड. तो आप इसमें डायसे करके आप लिखेंगे in every organization there are always 2 groups of worker, ethical group which does the work ethically, unethical group which does the work. Now if more and more workers start choosing the ethical group, unethically पहले मुंह पर आता है तुम लोग के, if more and more workers start joining ethical group, then ultimately ethical group will override unethical group, then ethics will prevail. But if more and more workers start joining unethical group, then unethical group will override ethical group and ethics will not prevail. So it all depends on ethical and unethical choice in workplace. We always have a choice before we do anything wrong. We always have a choice either do it or not to do it. नहीं समझा रहे बाबा? वही अंतरात्मा कंसाइंस. कुछ भी आप लाइफ में कभी गलत किए तो अंदर से आवाज जरूर आया होगा कि रुक जाओ, मत सो. नहीं समझा रहे बाबा? पर छोड़ना, कल से पढ़ेंगे. आवाज आ रहा है अंदर का? सुन रहे हैं? नहीं बेशर्मो.
तो आपको यहाँ पर अभी क्या लिखना है ऐसे करके मत सुनो, बट यहाँ पर क्या लिखना है देख लो। एथिकल एंड अनएथिकल चॉइस इन वर्कप्लेस में आपको ये लिखना है, in every organization there are two groups of workers, ethical and unethical. If more and more workers start joining ethical group, then ultimately ethics will prevail. Are we through with this? अच्छा, हम अगर आपको 4 फैक्टर बताएं, आप 5 लिखेंगे कि 6 लिखेंगे? क्यों? इतना ही है, इंस्टीट्यूट का मैट है, ये समझ में आ रहा है? हमको जो अच्छा लग रहा है हम वो बोल रहे हैं, हम एंजॉय करके पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, बट पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट का। आप इसमें 1 पॉइंट घटा नहीं सकते, 1 पॉइंट बढ़ा नहीं सकते। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो यही लिखना होगा, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। इंस्टीट्यूट ये सबको एक्सप्लेन नहीं करके रखता है, इंस्टीट्यूट खाली पॉइंट लिख करके रखा है, लेकिन हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज, कोवर्कर का इन्फ्लुएंस, कोड्स एंड कंडक्ट, एथिकल एंड एथिकल चॉइस इन वर्कप्लेस। टॉपिक है जिसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में इस चैप्टर से, एक है डिस्क्रिमिनेशन और एक है हैरेसमेंट। सबसे पहले क्या है? पहले डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाएंगे फिर हैरेसमेंट। हैरेसमेंट के पहले क्या पढ़ा रहे हैं? देखो भैया डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन में भी डिफाइंड एज ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली ऑन ग्राउंड्स अदर देन मेरिट। ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, बट ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली ऑन ग्राउंड्स अदर देन मेरिट। ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली ऑन ग्राउंड्स अदर देन मेरिट। We are allowed to treat people differently on merit. We can treat you differently on merit. But if we treat you on basis other than merit, that is discrimination. Treating differently on merit is not a discrimination. Treating differently on grounds other than merit is a discrimination. Define discrimination. Treating people differently. Treating people differently on grounds other than merit. Treating people differently on grounds other than merit. Other than merit. तो फिर सर कौन सा बेसिस पर ट्वीट कर रहे हैं? मे बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर। रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। When we treat people differently on grounds other than merit, on the basis of religion, caste, color, gender. I'll give you examples. मान लो से फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू हैं, आपको जॉब नहीं देंगे। आप मुस्लिम हैं, आपको जॉब देंगे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं सिखाया गया। बुद्धि में जा रहा है? क्या डिस्क्रिमिनेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कास्ट इज नॉट हिंदू मुस्लिम, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। कास्ट का एग्जांपल दो। या अलग अलग जाति के लोग पाए गए हैं। माय गॉड, दैट इज नोन एज व्हाट? कास्ट। जैसे मान लो मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, माय गॉड, उड़िया, ये सब क्या है? कास्ट। तुम मारवाड़ी हो, तुमको जॉब नहीं देंगे, नहीं तो तुम मेरा ही बिजनेस को ओवरटेक कर लोगे। तुम कोई और कास्ट के हो, जॉब दे देंगे। तो क्या ये ऑन द डिस्क्रिमिनेशन है? यस। अरे हम लोग हिंदू हैं, इसमें हम लोग का मेरिट है? कुछ तो किया होगा तुमने हिंदू धर्म के लिए, या तुम मुस्लिम हो, कुछ तो तुमने इस्लाम के लिए किया होगा, मतलब यू मस्ट हैव डिवोटेड समथिंग। हाँ, प्रचार किया होगा घूम घूम करके। क्या ये हम लोग का मेरिट है? रिलीजन नहीं। हमने इसके लिए कुछ किया रिलीजन के लिए, कास्ट के लिए, कलर के लिए? नहीं। बॉडी कलर के लिए कुछ किया तुमने? नहीं। मत बोलना, स्पेशली गर्ल्स प्लीज। तुम गोरे हो, तुमको जॉब नहीं देंगे, मेरे को कॉम्प्लेक्स फील होता है। तुम काले हो, तुमको जॉब दे देंगे, नजर नहीं लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या था? गोरा को जॉब नहीं दे, काला को जॉब दे दिए, क्या डिस्क्रिमिनेशन है? हाँ। या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तुम मेल हो, तुम फीमेल हो, तुम फीमेल हो, तुमको जॉब नहीं देंगे। फीमेल हो, जॉब नहीं देंगे।
मेल हो जॉब दे देंगे। अगर डिस्क्रिमिनेशन है यस या वाइस वर्सा, रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर, आर वी थ्रू विद दिस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि में नहीं जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का तीसरा फीचर है, 3 फीचर होता है डिस्क्रिमिनेशन का। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 3 एलिमेंट्स यानी 3 फीचर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ए हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर देयर? सबसे पहले ट्रीटिंग पीपल, अरे डिफरेंटली तो बोल दो, ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली ऑन ग्राउंड्स अदर देन मेरिट। ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली ऑन ग्राउंड्स अदर देन मेरिट, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर, and it will surely have a negative impact. It will surely have a discrimination will surely have a negative impact on some employee. It will have a negative impact on किसी ना किसी के ऊपर तो नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है. It will have a negative impact on some employee. कैसा नेगेटिव इंपैक्ट होगा सर ऑन सम एम्प्लॉय? Perhaps costing him his job और प्रमोशन और बेटर पे. या तो किसी एम्प्लॉय का जॉब चला गया डिस्क्रिमिनेशन के कारण, या प्रमोशन चला गया, बेटर पे चला गया, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इंपैक्ट हो गई. Perhaps costing him his जॉब, प्रमोशन, बेटर पे. जॉब चला गया, प्रमोशन चला गया, या बेटर पे चला गया, कुछ ना कुछ तो हो गई. Perhaps costing him his job, promotion और better pay. Are we through with this? जॉब चला गया, प्रमोशन चला गया, और क्या चला गया बताओ ना बेटर? तीनों साथ में चला गया कि कोई भी एक? तो दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन मींस treating people differently on grounds other than merit, maybe on the basis of religion, caste, color, gender, and it will have surely a negative impact, a positive impact, negative impact on some employee, perhaps costing him his job, promotion or better pay. Are we through with this? 5 areas of discrimination होता है. How many areas of discrimination? आप डिस्क्रिमिनेशन 5 अलग अलग एरिया में कर सकते हैं. आप हायरिंग करते समय डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं क्या? हायरिंग मतलब क्या? रिक्रूटमेंट. आप फायरिंग करते समय मतलब क्या? गोली मारते समय कि डिसमिसल? हायरिंग मतलब क्या? रिक्रूटमेंट. फायरिंग मतलब डिसमिसल. तो ये सब एरिया में आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ना रे बाबा. हायरिंग करते समय आप वही गोरा काला कर दिए, गोरा को नहीं रखा, काला को रख लिए. फायरिंग करते समय आप मान लो फीमेल थी तो उसको रख लिए, मेल था निकाल दिए, या वाइस वर्सा, व्हाटएवर. तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन है. हाँ, हायरिंग, फायरिंग करते समय, प्रमोशन देते समय, कोई रिलेशन था इसलिए आप उसको प्रमोट कर दिए, जिसके साथ रिलेशन उसको प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं आप. नहीं समझा रहे बाबा. प्रमोशन देते समय, वर्किंग कंडीशन देते समय, वर्किंग कंडीशन अपने जान पहचान वाले स्टाफ लोग को अच्छा वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं, बाद बाकी लोग को खराब वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं. अच्छा बताइए तो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? मैनेजिंग डायरेक्टर को तो आप एसी का कैबिन दिए हैं और जो पियोन है उसको बाहर में खड़ा करके रखे हैं. एमडी का अलग वर्किंग कंडीशन है, एसी कैबिन, और पियोन बाहर में खड़ा है. मेरे यहां पर देख लो, जो इनरोलमेंट ले रहा है वो तो एसी चैम्बर में बैठा है और सिक्योरिटी गार्ड बाहर धूप में खड़ा है. हाँ, क्योंकि ये तो क्या है? मेरिट. माय गॉड, आर वी थ्रू विद दिस? ये क्या है? मेरिट. तो 5 एरिया में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन, वर्किंग कंडीशन. आर वी थ्रू विद दिस? स्क्रीनिंग. बोलो मुंह खोल करके. सर स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग मतलब रिजेक्टिंग समवन ऑन एन इरेशनल बेसिस. रिजेक्टिंग समवन ऑन एन इरेशनल बेसिस. बेतुका चीज के ऊपर आप उसको रिजेक्ट कर दिए. रिजेक्टिंग समवन ऑन एन इरेशनल बेसिस इज नोन एज व्हाट? स्क्रीनिंग. रिजेक्टिंग समवन ऑन इरेशनल बेसिस. ये अकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया था, अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए. हम बोले हम अकाउंटेंट उसी को रखेंगे जिसके गाल के लेफ्ट साइड में काला तिल है. इसके नहीं था, आपके नहीं है, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब. क्या गाल के लेफ्ट साइड में काला तिल से ही अकाउंटिंग करेगा? जवाब दीजिए. इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग मतलब रिजेक्टिंग समवन ऑन इरेशनल बेसिस. नहीं समझा रहे बाबा. मतलब डिमांडिंग अ क्वालिफिकेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. डिमांडिंग अ क्वालिफिकेशन विच इज काला तिल इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग. नहीं समझा रहे बाबा. या फिर डिमांडिंग, हम क्या बोले? डिमांडिंग अ क्वालिफिकेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. मुटिया का काम करना है, माल ढोने का काम करना है, उसके लिए बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है. इज इट रिक्वायर्ड फॉर द जॉब? जवाब दीजिए. नो. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग. नहीं समझा रहे बाबा. स्क्रीनिंग मतलब डिमांडिंग सच क्वालिफिकेशंस व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. रिजेक्ट करना है तो ऐसे ही बोल दो यार, इरेशनल बेसिस बता रहे हो. नहीं समझा रहे बाबा. दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. Demanding a qualification not required for the job. For example, for the post of the accountant, he should have a till on his check, या फिर he should have a CA का डिग्री.
for loading and unloading purposes. Are we through with this? That is known as what? Screening. जैसे इंस्टीट्यूट के ऊपर बड़ा इल्जाम लगते आया है स्क्रीनिंग का, इंस्टीट्यूट के ऊपर टाइम एंड अगेन इल्जाम लगते आया है स्क्रीनिंग का, कि हम लोग एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि इतना % रिजल्ट करना है। अब मान लो अगर टारगेट फिक्स हो गया आईपीसीसी में 5% रिजल्ट करना है, तो पहले कुछ पेपर्स तो नॉर्मली चेक होते हैं, बट जैसे जैसे हम लोग रिजल्ट के करीब आने लगते हैं, टारगेट के करीब आने लगते हैं, तो फिर इंस्टीट्यूट रिमेनिंग एग्जामिनर्स को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि अब रिमेनिंग पेपर्स जो है बैम्बूजल चेकिंग किया जाए, जबरदस्ती मतलब फेल कर दिया जाए। नहीं समझा? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता। अगर आप इस चीज में विश्वास कर लेंगे कि होता है, तो फिर आप पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको। आप समझ हम क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता, ये मान करके चलो। आप समझ हम क्या बोल रहे हैं? आपके हाथ में है? हाँ, तो जो चीज आपके, उसके बारे में सोचो ही मत, जी जान लगा करके एक शॉट में क्लियर करो पढ़ाई करके। तो स्क्रीनिंग मतलब रिजेक्टिंग समन है वही ऑन इरेशनल बेसिस। आर वी थ्रू विद दिस? याद रहेगा सर हम लोग को स्क्रीनिंग। प्यारे बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, सुन रहे हो? 4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आएगा, डिस्क्रिमिनेशन में ठोक करके लिख सकेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन is having 3 elements. Point number 1, treating people differently on grounds other than merit. Point number 2, on the basis of religion, caste, color, gender. Point number 3, it will have a negative impact on some employee, perhaps costing him his job, promotion or better pay. Following are the 5 areas where discrimination may take place: hiring, firing, promotion, working condition, screening. Screening means rejecting someone on irrational basis, demanding a qualification which is required or not required for the job. Are we through with this? 4 में 4। नेक्स्ट शॉर्ट नोट आता है हैरेसमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? अब हैरेसमेंट क्या होता है? हैरेसमेंट मतलब होता है टॉर्मेंटिंग समवन। टॉर्मेंटिंग मतलब टॉर्चरिंग। हैरेसमेंट मींस टॉर्मेंटिंग यानी टॉर्चरिंग समवन। हैरेसमेंट मींस टॉर्मेंटिंग, टॉर्चरिंग समवन by constant interference or intimidation. Constant interference or intimidation. Constant interference or intimidation मतलब constant मतलब एक बार की बार बार इंटरफेरेंस और इंटिमिडेशन कर रहे हैं। इंटिमिडेशन मतलब पोक। नहीं समझा रहे बाबा? हिंदी में बोलते हैं ना अपना टांग अड़ाना हर बात पे, दैट इज कॉल्ड हैरेसमेंट। टॉर्मेंटिंग समवन बाय कांस्टेंट, एक बार नहीं बार कांस्टेंट इंटरफेरेंस और इंटिमिडेशन, कांस्टेंट इंटरफेरेंस और, that is known as harassment and it may be of 2 types. एक होता है मेंटल और एक होता है फिजिकल। क्या होता है बताओ ना? मेंटल हैरेसमेंट एंड बिना टच किए जो हैरेसमेंट है मेंटल। टच करके बहुत कुछ होता है, वो होता है फिजिकल हैरेसमेंट। बुद्धि में जा रहा है? एंड फिजिकल हैरेसमेंट इंक्लूड्स दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट आल्सो। फिजिकल हैरेसमेंट में खाली सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं आता, मारा पीटी भी फिजिकल हैरेसमेंट है। नहीं समझा? मतलब फिजिकल असॉल्ट कर देना, और सेक्सुअल हैरेसमेंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट? फिजिकल हैरेसमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? मान लो से फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा, ये बच्चा मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट किया, रोज आधा रात को 3 बजे फोन करता है, बोला आज क्लास है तो। पता नहीं कहां से मेरा पर्सनल नंबर है इसके पास, बहुत जन के पास रहता है और रहना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? व्हाट्सएप कर दो, कोई दिक्कत आएगा तो 48 आवर्स में रिप्लाई जरूर मिलेगा, नहीं मिला तो और एक बार कर देना। लेकिन ये बच्चा रात को 3 बजे मेरे को फोन करता है और वो भी क्या पूछ रहा है? आज क्लास में क्या लाना है? क्लास है तो? हम लोग कब नहीं रहता क्लास, बल्कि एक्स्ट्रा जरूर रहता होगा। नहीं समझा रहे बाबा? नहीं रहता ऐसा तो होता नहीं है, बल्कि तो तुमको फोन करने का क्या है? बोला नहीं, कंफर्म करने में क्या हर्ज है। अच्छा ऐसा एक बार नहीं कर रहा, ये नियम मान लिया है। एक बार तो ऐसा हुआ, हम बोला आज तो आपका कोई क्लास ही नहीं है। बोला नहीं, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो बताइए ना, आपका तो है ना। ये मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है, क्लास में आने दो। इसके साथ क्या होने वाला पता है? फिजिकल हैरेसमेंट। बुद्धि में जा रहा है। सो हैरेसमेंट में 2 टाइप,
mental harassment and physical harassment. Physical harassment also includes sexual harassment. आप लोग मैच्योर्ड इनफ है और एग्जाम में इसके ऊपर कम से कम 5-7 बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन सेट कर रखा है कि शॉर्ट नोट लिखो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, तो आपको लिखना पड़ेगा. आप समझ रहे हैं? सेक्सुअल हरासमेंट कोई अच्छा चीज है कि बहुत खराब चीज है? यस, इससे ज्यादा डिग्रेडिंग चीज कुछ नहीं हो सकता. वी ऑल हैव द फ्रीडम टू चूज. नहीं समझा रहे बाबा? वी ऑल हैव द फ्रीडम टू चूज ना आवर लाइफ पार्टनर्स एंड ऑल, बट coercing someone or making undue influence on someone to satisfy someone's physical needs amounts to this sexual harassment. It is the most degrading kind of offense possible. And Supreme Court का judgment आया विशाखा के केस में. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कि खाली छूने से फिजिकल हैरेसमेंट नहीं होता है. मेकिंग अनवेलकम फिजिकल जेस्चर, बोलो. मेकिंग unwelcome, I am not welcoming it, I am not enjoying it. Making unwelcome physical gesture is also a sexual harassment. ये लड़का, हम इसको जब देखते हैं एक आंख बंद कर लेता है, आंख मारता है. ऐसा नहीं हुआ है. हम जब देखते हैं मेरे को आंख मारता है, हम इसको जब देखेंगे मेरे को आंख मार देगा. क्या ये मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है? यस, यस. छू नहीं रहा है मेरे को, ये आंखों से कर रहा है. तो मेकिंग अनवेलकम फिजिकल जेस्चर, अनवेलकम फिजिकल जेस्चर इज ऑल्सो अ सेक्सुअल हैरेसमेंट. बुद्धि में जा रहा है? नहीं, somebody welcomes it, तभी harassment होने, then it's called love. ये भी किसी को आग मार रहा है, वो भी किसी को आग मार रहा है, मतलब उसी को आग मार रहा है, दोनों एक दूसरे को आग मार रहा है, तभी harassment नहीं है. तब तो both are welcoming it, then it's called love. नहीं समझा रहे बाबा? या फिर ये लड़का जब भी मेरे को देखता है, हम इसको ऐसे करते हैं, ऐसे एक बार नहीं, ये भी फिजिकल हैरेसमेंट है, ये भी फिजिकल हैरेसमेंट है. मुद्दे में जा रहा है? जरूरी नहीं है छू करके हो. और विद थ्रू विद दिस. अच्छा, फिर बोला गया अगर हैरेसमेंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयर को पकड़ा जाएगा, एम्प्लॉयर को पक्का पकड़ा जाएगा, भले एम्प्लॉयर खुद नहीं किया. एम्प्लॉयर किया हैरेसमेंट. मान लो इस लड़का ने इस लड़का के साथ फिजिकल हैरेसमेंट किया है. अरे फिजिकल हैरेसमेंट, तो इस लड़का ने इस लड़का के साथ फिजिकल हैरेसमेंट कर दिया, तो क्या हमको पकड़ा जाएगा? हम एम्प्लॉयर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हमने नहीं किया, फिर भी एम्प्लॉयर को पकड़ा जाएगा, भले ही उसने खुद. अच्छा, हमको तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है, फिर भी हम लायबल रहेंगे. बुद्धि में जा रहा है? अच्छा, हम मना भी कर रखे थे, बाहर में ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस बोर्ड पे लगा भी रखे हैं, हैरेसमेंट्स आर नॉट अलाउड, फिर भी हम लायबल रहेंगे. मतलब एम्प्लॉयर्स आर ऑलवेज रिस्पांसिबल एंड लायबल. इवन इफ एम्प्लॉयर हैज नॉट डन इट, he was not even aware of it, he had disallowed it. Even if he has not done it, he was unaware of it, he had disallowed. वो खुद नहीं किया, उसको तो पता भी और वो तो मना भी कर रखा था. It's just like ragging in a college. कॉलेज में जब बच्चा का रैगिंग हो रहा है, प्रिंसिपल आकर के कर रहा है खुद, बट फिर भी ठोकेंगे किसको? प्रिंसिपल को. नहीं समझा रहे बाबा? क्यों? प्रिंसिपल किया गया, फिर भी लायबल कौन रहेगा? भले ही वो रैगिंग नहीं किया, उसको पता भी नहीं था, और वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिख कर रखा था? रैगिंग इज अलाउड, जितना चाहे करो, कि डिसअलाउड. फिर भी अगर हुआ तो प्रिंसिपल लायबल. आर वी थ्रू विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स? तो ये दो शॉर्ट नोट था, एक था डिस्क्रिमिनेशन और एक क्या था? सुनिए, ध्यान लगाइए यहां पर. अभी इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाने वाला है मेरे जरिए टिप्स. टिप्स यानी गाइडलाइंस. टिप्स मतलब बताना, टू इंप्रूव वर्कप्लेस एथिक्स. गाइडलाइंस टू इंप्रूव वर्कप्लेस एथिक्स. आप क्या चाहते हैं? वर्कप्लेस में एथिक्स इंप्रूव हो कि इंप्रूव नहीं हो? कुछ टिप्स दे रहे हैं, ये टिप्स फॉलो कर लो, आपका ऑर्गेनाइजेशन में वर्कप्लेस इंप्रूव हो जाएगा. सबसे पहला टिप होता है, सेट एन एग्जांपल फ्रॉम टॉप. मुंह खोल करके बोलो.
We always have to set an example from top. If I, as a senior manager, as a board of director, if I as a board of director and as a senior manager wants the organization to be ethical, then I myself has to be ethical first. I myself will have to be ethical first. So if the senior managers and the directors are themselves behaving ethically, then automatically the organization will take a leaf out of their book and they will become ethical. So we must set an example from top. आज अगर हम ethical होंगे तभी ना आप ethical होंगे. My God. आज हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम आपको इंस्पायर कर सकते हैं कि आप भी हार्ड वर्क करो. नहीं समझे रे बाबा. अगर हम आज आप लोगों का क्लासेस इरेगुलरली कंडक्ट किया जाता, कभी हो रहा है, कभी 15 दिन के लिए ऑफ, कभी 20 दिन के लिए ऑफ, तो 21वां दिन तुम बोलता अब हम भी ऑफ करेंगे. नहीं समझा रे बाबा. इसलिए आप देखेंगे हम छुट्टी देते ही नहीं है. So we always have to set an example from top. If I enjoy Christmas, my boys and girls will also wish to enjoy Christmas. But अगर हम sacrifice कर दे रहे हैं तो मेरे बच्चे बोलते हैं यार इतना पैसा वाला आदमी जब sacrifice कर रहा है तब तो हम लोग को भी sacrifice करना चाहिए. अगर पैसा कमाना है तो वो तो कमाने के बाद भी नहीं enjoy कर रहा है. मन में एक बार तो आना चाहिए आपके. तो set an example from top. Because I am passionate about my classes, you are passionate about my classes. नहीं समझा रहे बाबा. Because I enjoy teaching, you enjoy studying. वही अगर हम बैठ करके पढ़ाएं बोरिंग ग्रुप में, पढ़ाएंगे, रुको ना, पढ़ लो ना, खुद से पढ़ लो ना, मार्क करवा देंगे लास्ट में, पढ़ लो, ब्रैकेट लगाओ यहां से लेकर के लास्ट तक. ध्यान से पढ़ेगा तुम लोग, बोलो ध्यान से पढ़ेगा कि अनएथिकल हो जाएगा. So we have to set an example from top. अगर हम फोन में बात करें तो तुम लोग भी करेगा. हाँ, तुम लोग तो वीडियो कॉल करना चालू कर दिया. कभी आप मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में देखें? नहीं, मोबाइल है ही नहीं ऑफिस में. सो वी हैव टू सेट एन एग्जांपल फ्रॉम टॉप. तो आप आराम से समझ गए सेट एन एग्जांपल फ्रॉम टॉप का मतलब क्या होता है रे बाबा. तो अभी लिखेंगे क्या? लिखेंगे ये हमारे सर जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो मोबाइल में बात नहीं करते इसलिए हम लोग भी नहीं करते. ये लिखेंगे. जैसे करके क्या लिखेंगे? If the organization wants its employees to be ethical, if the organization wants its employees to be ethical, then the directors and senior managers first behave ethically. Are we through with this? Solve employees grievances. बोलो मुखोल करके. Grievances मतलब क्या होता है? Problems. इसमें आप डैश देकर के ये लिखेंगे, no employee wants to be unethical, but it's the problems, grievances and circumstances, it's the problems of the employees which have not been heard by the management, which have not been solved by the management, makes the employees unethical. It's their unsolved problems which will make them become unethical. So if we want them to behave ethically, we have to solve their problems. An employee with problems can never be ethical. He will always be unethical. If we want them to behave ethically, we must address and solve their problems. आज एक एम्प्लॉय डायरेक्टर को गाली गलौज देकर के बात कर रहा है, गंदा गंदा गाली देकर के. एथिकल क्या अनएथिकल? और हम बोल रहे हैं नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते. बोला अच्छा 4 महीना से सैलरी मार के रखा है, घर में बच्चे मर रहे हैं, क्या वो एथिकल रहेगा? जवाब दीजिए. नहीं, ही इज बाउंड टू बिकम अनएथिकल. आप उसका 4 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो उसको गांधी जी याद आएंगे? बोलिए. तो ही विल बिकम अनएथिकल ना. So an employee with problems which were never heard by the management, never solved by the management, is bound to become unethical. If you want them to be ethical, first solve their problems. लिख सकेंगे मेरे बच्चे? Solve employees क्या? Grievances. Solve employees. Are we through with this? बोलिए. जैसे आज हम सॉल्व करने वाले, आपका बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका? क्या प्रॉब्लम है आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में? कुछ नहीं. तो इसलिए आप एथिकल है. आप बताइए बेटा, आज हम सॉल्व करने निकले हैं. अरुणदा डांट डांट के बात करते हैं. आदमी जब 67 इयर्स का हो जाता है ना,
67, तो ऐसा ही हो जाता है, बुलाया जाए। ये फैक्ट है क्या? जोक जोक जोक। अरे तो जोक में उनको क्यों जबरदस्ती का डांट खिलवा रहे हैं? अरे डायरेक्टर साहब कहाँ चले गए? मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तुम्हारा कंप्लेन है उमेश कि तुम डांटते हो। नहीं, वो मना कर दिए हैं। जोक था दो। हाँ, और तुम अरुंधा से पढ़ने ही क्यों जाते हो? मेरे से पढ़ा करो। तो वी हैव टू सॉल्व एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब से आप एथिकल रहेंगे। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, थैंक यू, बैठिए। तो सॉल्व एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस, मुद्दे में जा रहा है। मतलब क्या ग्रीवेंसेस हो सकता है बेटा? क्या हो क्या सकता है? अगर हम डांटते भी हैं आप लोग को, तो पर्सनली मत लीजिएगा कभी भी। वो आप ऐसे ही एक्टिंग है ताकि तुमको सच में चुभे, और फिर तुम जब तक चुभेगा नहीं, हिलेगा नहीं ना रे बाबा। आप समझ रहे हैं? हिलना पड़ता है इंसान को कुछ करने के लिए, समझा? तो थोड़ा चुभन जरूरी है। अगर हम मान लो किसी बच्चा को बोल दिया तुम फेल हो गए, क्या उसको हर्ट हो जाएगा? भयानक वाला, भयानक दुखी हो जाएगा, भयानक दुखी। लेकिन फिर उसका दिमाग ठनकेगा, सारा बॉडी का तार जो है ना एकदम हिल जाएगा। बोला यार मोहित सर बोल रहे हैं, गंदा बात बोल दिए, लेकिन फिर लास्ट में देख रहा है बोले भी तो सही कि अगर इसी तरीके से करते रहा तो वही होगा। नहीं, आज से चालू करेंगे। समझ में आ रहा है? या दूसरा सोच, गलत साबित करके दिखाएंगे उनको, तो उसमें तो मेरा ही जीत है। और कभी भी पर्सनल मत हो जाइएगा। मतलब बाहर में जब पार्टी वार्टी मिलेंगे आराम से गले लगेगा, समझ में आया? तो सही मत बोलेगा हमको क्लास में डांटे थे ना। सॉल्व एम्प्लॉयज क्या? ग्रीवेंसेस। अच्छा, वी हैव टू सॉल्व एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस, पक्का? एस्टैब्लिश एन ओपन कम्युनिकेशन। एस्टैब्लिश क्या करना चाहिए बताइए तो? यस, वी हैव टू एस्टैब्लिश ओपन कम्युनिकेशन wherein the employees can freely tell the problems to their employer. नहीं समझा रहे बाबा? If there is a fear or psychosis, fear है in the minds of the employees, then there will be never an open communication. तो establish करो क्या बताओ तो? open communication. तुम एम्प्लॉय का ग्रीवेंस सॉल्व कर ही सकेगा जब एक क्या है? ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। माय गॉड, क्या आप लोग ओपनली मेरे को आकर के अपना दुख दर्द बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा, रिलेटेड टू स्टडीज। So establish what? Open communication। बुद्धि में जा रहा है। और बहुत बार क्या होता है ना, ओपन कम्युनिकेशन जो है एम्प्लॉयर के साथ होता नहीं है। आज मान लो एक वर्कर को मुकेश अंबानी के साथ बात करना है, वर्कर सीधा मुकेश अंबानी के ऑफिस में आ जाएगा, मुकेश प्रॉब्लम है तो मुकेश अंबानी पहचानेगा? पहचानेगा छोड़ो, एक्सेस मिलेगा। एक्सेस होगा क्या? अरे मतलब पहुंच सकेगा क्या मनी तक? तो बीच का एक इंसान होना जरूरी है, उसको बोलते हैं ओम बर्ड्स पर्सन। बोलो ओम। हाँ पूरा बोल दो, ओम बर्ड्स पर्सन। ओम बर्ड्स पर्सन को अपॉइंट करो। ओम बर्ड्स पर्सन इज अ मीडिएटर। मीडिएटर विल लिसन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज एंड कम्युनिकेट देम टू एम्प्लॉयर। सो एक ओम बर्ड्स पर्सन रख दो, हु विल लिसन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ, कम्युनिकेट टू। क्या मेरे यहां पर बैकअप का फैसिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है? स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब समझ रहे हैं? दुनिया भर का बैकअप फैसिलिटी रहता है। लेकिन फिर भी मान लो एक बच्चा का छूट गया, अब उसको भी शर्म आ रहा है। मतलब किस मुंह से मोहित भैया को जाकर के बताएं कि छूट गया? अगला 25 बार चलाया है, किस मुंह से मोहित भैया को जाकर के बताएं? वो नहीं आएगा मेरे पास, लेकिन वो उमेश के पास जाएगा, ले मेरा छूट गया है। फिर उमेश मेरे को बोलता है इन लोग अभी भी ये वाला छुटा हुआ, हम लगा दे। नहीं समझा रहे बाबा? क्योंकि बैकअप का मोटिव यही है कि किसी का छूटे नहीं। उस समय हम ये नहीं बोल सकते, नहीं क्या ना मर। तो ओम्बड्स पर्सन मतलब क्या होता है? मिडिल मैन, मीडिएटर, हु विल लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ, कम्युनिकेट टू। और क्वेश्चन क्या रहे? टिप्स एंड गाइडलाइंस टू इंप्रूव
वर्क प्लेस के एथिक्स को इंप्रूव करना है तो सेट एन एग्जांपल फ्रॉम सॉल्व एम्प्लॉय लोग का ग्रीवेंसेस बाय हैविंग ओपन कम्युनिकेशन एंड अपॉइंटिंग व्हाट ओम्बड्सपर्सन एंड कोड एंड कंडक्ट बना देना रे बाबा, 1000 बार तो बोले हैं। कोड एंड कंडक्ट बना देगा तो एथिक्स फॉलो होगा क्या रे बाबा? बिल्कुल फॉलो होगा। कोड एंड कंडक्ट नहीं रहेगा तो एथिक्स फॉलो, और कोड एंड कंडक्ट बना करके छोड़ देना चाहिए कि रेगुलरली अपडेट करना चाहिए? रेगुलरली क्या करते रहना चाहिए? सो दिस आर द टिप्स टू इंप्रूव वर्कप्लेस एथिक्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर कमिंग अप, एथिकल इश्यूज। बोलो, पूरा मुंह खोल करके बोलो ठीक से। There are some ethical issues faced by organization. Ethical issues, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एथिकल इश्यूज आते हैं while dealing with customer, while dealing with supplier, my god, while dealing with customer, supplier, employees, my government, बस 4 जन। रिलेशनशिप विद सप्लायर एंड बिजनेस पार्टनर। रिलेशनशिप विद किसके साथ बताना? तुमको 2-3 तो एग्जाम्पल बताना है कि तुम कब सप्लायर बिजनेस पार्टनर के साथ अनएथिकल हो जाएगा, या कब अपना कस्टमरों के साथ तुम अनएथिकल काम कर सकता है। अलाउड नहीं है, बट तुम कब हो जाएगा अनएथिकल? सप्लायर बिजनेस पार्टनर के साथ, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉय के साथ और गवर्नमेंट के साथ। उद्यमी जा रहा है तो कुछ ऐसा सिचुएशन बताओ, अनएथिकल एग्जाम्पल्स बताओ। दोस्तों कुछ अनएथिकल एग्जाम्पल्स बताओ सप्लायर बिजनेस पार्टनर के साथ। हम बताते हैं सप्लायर के साथ तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे बाबा, माय गॉड, यू डूइंग डिस्क्रिमिनेशन विद किसके साथ? हाँ, जिस सप्लायर से तुम्हारा रिश्ता है, रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन है, तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे। हो सकता है कि कोई और सप्लायर तुमको कम रेट कोट किया हो, बट तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तुम अपना रिलेटिव लोग को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। आई रिपीट, यू आर गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू सच अ सप्लायर हु इज योर रिलेटिव एंड नॉट टू सच सप्लायर्स हु आर गिविंग लोअर कोट्स। आर वी थ्रू विद दिस? डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तुम क्या कर रहा है? ब्राइबरी दे रहा है, घूस, बुद्धि में नहीं जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ब्राइबरी हो गया, घूस घूस घूस, ब्राइबरी। इमोरल एंटरटेनमेंट, बोलो। ये लड़का किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है तो उसको क्या कर रहा है? इमोरल एंटरटेनमेंट। हिंदी पिक्चर नहीं देखते इमोरल एंटरटेनमेंट? कोई मतलब बार में ले जाकर के उसको मदिरापान कर रहा है, खुद डांस करके दिखा रहा है, तो इमोरल एंटरटेनमेंट। मनोरंजन कर रहे हो गंदा ढंग से। ये लिखना पड़ेगा, इमोरल एंटरटेनमेंट। तुम पॉइंट एग्जाम में लिखेगा? हाँ। तो रिलेशनशिप विद सप्लायर एंड बिजनेस पार्टनर, बता क्या क्या कर्मकांड कर सकता है तुम? डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन, ब्राइबरी, घूस, इमोरल एंटरटेनमेंट। बस 2-3 तो बता देगा। कस्टमर के साथ, बाप रे, कस्टमर के साथ तो तुम बहुत कुछ अनएथिकल कर सकता है। बता बेशरम। अनफेयर प्राइसिंग, तुम कस्टमर के साथ क्या चार्ज कर रहा है? अनफेयर प्राइसिंग। अनफेयर प्राइसिंग समझ में आ रहा है? अनाप शनाप जबरदस्ती का प्राइस चार्ज कर देना। लो क्वालिटी गुड्स यानी डिफेक्टिव गुड पकड़ा देना। अरे अपने अंदर एक बदमाश इंसान को जगाओ, अपने अंदर शैतान को जगाओ, और शैतान जो कस्टमर के साथ कर सकता है बताओ क्या क्या? अनफेयर प्राइसिंग, लो क्वालिटी गुड, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट, बोलो। रॉन्ग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, गलत सलत मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आता है आजकल, बाप रे, भर भर के दुनिया भर का रॉन्ग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। नहीं है what they claim to be in the advertisement, ultimately the end products never has those features। जो एडवर्टीजमेंट दिखाता है वो रहता ही नहीं है। क्या बेटा एग्जाम्पल? हाँ, डिओड्रेंट कौन बोला? ऐसे वो सही है? कौन बोला? आप बोले ना डिओड्रेंट। जो भी वो बच्चा आत्मभोगी है, वो बोला ना रॉन्ग एडवर्टीजमेंट। बोला हाँ सर मेरे साथ हुआ था। डिओड्रेंट का एग्जांपल वही दे रहा है। बोला सर वो हम जो एक्स का एड आता था, एक्स का, कि एक्स लगाए तो सब लोग जो है एक पर्टिकुलर जेंडर उसके उस आदमी के पीछे चलने लगे। तो ये भी जो है अपने ऊपर पूरा एक्स भर लिया, डॉगी लोग पीछे पड़ गए इसके। एड में तो दिखाया था कोई और पीछे पड़ रहा है, और इतना ये पूरा बोतल खाली है, डॉगी लोग इसको काटने के लिए दौड़ गया।
और एक तो सक्सेसफुल भी हो गया। तो यार ये तो गलत हो गया ना इसके साथ, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट। हम थम्स अप कोला ये सब के बारे में नहीं, आप बिल्कुल सही है, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट। डिओड्रेंट में होता ही है रॉन्ग एडवर्टीजमेंट रे बाबा, और थम्स अप कोका कोला में तो बाप रे बाप, थम्स अप पीकर ड्यू पी करके तो पता नहीं क्या हो जाता है, आदमी तूफान से लड़ जाता है, ये सब तो गलत है ना। रिसर्च कॉन्फिडेंशियलिटी, मुंह खोल करके बोलो। कस्टमर लोग के साथ बहुत खराब होता है रिसर्च कॉन्फिडेंशियलिटी। रिसर्च कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब इन लोग बताता नहीं है कि प्रोडक्ट में क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है। जैसे पेप्सी कोला का आप देखेंगे पीछे में लिखा हुआ रहेगा इंग्रेडिएंट्स में एडेड फ्लेवर। अरे विच फ्लेवर हैव यू एडेड, टेल मी। नहीं समझा रहे बाबा। तो रिसर्च बोलता है नहीं कॉन्फिडेंशियल है, ये हम लोग का रिसर्च किया हुआ है और ये कॉन्फिडेंशियल है। तो इन लोग कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर हमको क्या खिला रहा है पिला रहा है बाबा, मेरा बॉडी के ऊपर क्या जा रहा है वो तो पता होना चाहिए मेरे को, बट उन लोग बताते नहीं एथिकल है कि अनएथिकल, लीगल है कि इलीगल। गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है रे बाबा, नहीं समझा रहे बाबा, गवर्नमेंट अलाउ कर रखा है। तो कुछ कुछ लीगल जरूर है बट अनएथिकल हो सकता है, ऑल्दो इट्स लीगल बट इट इज अनएथिकल। रिसर्च कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर आप पता नहीं मेरे को क्या खिला पिला दे रहे हैं, समझे। हमको तो लगता है कभी कभी थम्स अप पेप्सी में ड्रग्स मिला हुआ रहता है। आप देखिएगा छोड़ दिए तो आप छोड़ दिए, मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक दो दिन लगातार पी लेंगे ना, फिर तीसरा दिन खुद ही वो लालसा होगा पीने का, चौथा दिन तीसरा। ऐसा हुआ है आप लोग के साथ कभी? ऐसा तो बहुत होता था, फिर हम फाइनली छोड़ दिए। आप लोग ऐसा हुआ है ऐसा? हाँ, तो पक्का इन लोग कुछ मिला तो होगा एडेड फ्लेवर में, हेरोइन, गांजा, कोकीन। सर गवर्नमेंट थोड़ी ना, गवर्नमेंट का तो बात मत करिए आप। जब मैगी हम लोग को अलाउ कर दिया था, बोला था मैगी में लेड का मात्रा बहुत ज्यादा है, कैंसर हो जाएगा, तो भाई तुम 50 साल से कहां थे? मेरे को गुस्सा नेस्ले मैगी के ऊपर नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा था कि 50 साल से कहां थे। अच्छा फिर बोला कि नहीं ठीक है खा लो, पहले बोला बैंड, फिर बोला लाउड, अब करना क्या है? बोला अब देख लो कुछ होगा तो देख लो। तो कस्टमर के साथ आजकल क्या क्या अनएथिकल होता है बताओ तो। एक तो अनफेयर प्राइसिंग, ऊपर से लो क्वालिटी गुड, ऊपर से तो बाप रे बाप रॉन्ग एडवर्टीजमेंट के तो मतलब लोग बहुत ज्यादा विक्टिम है। रिसर्च कॉन्फिडेंशियलिटी, आर वी थ्रू विद दिस? एम्प्लॉय, अभी तो बताए थे एम्प्लॉय के साथ क्या क्या हो सकता है, हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, माय गॉड। गवर्नमेंट के साथ तो आपको पता ही है एक चीज, टैक्सेस, माय गॉड। गवर्नमेंट के साथ आप अनएथिकल क्या करते हैं? इवेजन ऑफ टैक्सेस, मिसयूज ऑफ फंड, या तो इवेजन ऑफ टैक्सेस या फिर मतलब मिसयूज ऑफ फंड मतलब हो सकता है आप आतंकवादी लोग को हथियार सप्लाई कर रहे हैं या खरीदने के लिए उन लोग को पैसा दे रहे हैं, मिसयूज ऑफ फंड्स। आप टैक्स पूरा दे रहे हैं लेकिन बाद बाकी जो 70% आपके पास बचे आप आतंकवादी लोग को दे देंगे, टेररिस्ट लोग को दे देंगे, यू आर गोइंग टू फंड द टेरर कैंप्स। तो इसको बोलते हैं मिसयूज ऑफ फंड्स। एक तो इवेजन ऑफ क्या टैक्सेस और एक मिसयूज ऑफ। क्या मेरे अंदर वाले जो बच्चे हैं, मतलब मेरे बच्चों के अंदर जो शैतान है वो सब लिख सकेंगे? खाली तुम हेडिंग याद कर ले, खाली हेडिंग याद कर ले। क्या बताओ तो, सप्लायर एंड बिजनेस पार्टनर। अब बिजनेस पार्टनर और सप्लायर के साथ तुम क्या क्या कर्मकांड कर सकता है? डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, इमोरल एंटरटेनमेंट, ब्राइबरी, हो गया। और बता बाबा, कस्टमर के साथ तो तुम लोग को खुला छोड़ने का दरकार है, लिख सकेंगे? प्लीज प्लीज कस्टमर के साथ लिख देंगे, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट। आर वी थ्रू विद दिस? लेट्स मार्क वर्कप्लेस एथिक्स। Bring it on, boy. वर्कप्लेस एथिक्स में आइए। वर्कप्लेस एथिक्स में आ गए हैं क्या? उसका सीधा फैक्टर्स में आइए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एथिकल बिहेवियर एट वर्क। ओए बता मुंह खोल करके, कितना फैक्टर बोले थे? अरे याद करो, हम चैप्टर स्टार्ट कैसे किए थे? वर्कप्लेस में एथिक्स फॉलो होना, वर्कप्लेस में एथिक्स फॉलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना तो चाहिए। वर्कप्लेस में एथिक्स फॉलो होना चाहिए, अरे होना तो चाहिए, बट होगा कि नहीं होगा डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू, कोवर्कर का इन्फ्लुएंस, कोड्स एंड कंडक्ट, एथिकल एंड एथिकल चॉइस इन वर्कप्लेस। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एथिकल बिहेवियर एट वर्क दिखाई दे रहा है क्या? घुस करके पढ़ो, सबसे पहला पॉइंट के बताओ। इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज घुस करके पढ़िए। इफ एम्प्लॉइज आर कमिंग फ्रॉम, अरे बताए थे ना रे बाबा,
good family, socially and cultural sound background, then they will have certain standards and will follow ethics at workplace. ये सब लर्न कर रहे हैं कि रिवीजन? थैंक यू. फिर मैनेजर्स एंड कोवर्कर्स इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है क्या? अगर कौन सा इन्फ्लुएंस है? इफ क्या बोले थे मैनेजर और कोवर्कर का अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो एथिक्स फॉलोड, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो नॉट फॉलोड. फिर कोड्स एंड कंप्लायंस बोले थे ना रे बाबा, जहां कोड एंड कंडक्ट होगा वो फॉलो होगा. फिर लास्ट वाला क्या था? एथिकल अनएथिकल चॉइस इन कहां पर? If more and more workers start joining ethical group in organization, ethics will be followed. ज्यादा एम्प्लॉय होकर कौन सा ग्रुप ज्वाइन कर लेगा ethical, तो ethics follow होगा. How many factors are there? Individual, standard and value, co-worker का influence, codes and conduct, ethical and ethical choice in workplace. Next heading में आइए. Next heading, list some situation दिखाई दे रहा है क्या? List some situation and instances when a business may become क्या बताओ तो unethical. को बता सकता है क्या पढ़े थे? लिस्ट सम सिचुएशंस व्हेन अ बिजनेस में बिकम अनएथिकल. अरे यार ये रिलेशन विद 4 जन के साथ लिखना है. सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, और अंदर में 2-2, 3-3 पॉइंट लिख सकेंगे. घुस करके पढ़िए और सुनो ना, देख रहे हो तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ो. रिलेशनशिप विद किसके साथ? रिलेशनशिप विद सप्लायर एंड, देखो सप्लायर बिजनेस पार्टनर के साथ तुम क्या क्या कर्मकांड कर सकता है. आई तो सप्लायर बिजनेस पार्टनर, ब्राइबरी एंड इमोरल एंटरटेनमेंट. ये लड़का गंदा ढंग से मनोरंजन करता है. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सप्लायर, या फिर डिसऑनेस्टी इन मेकिंग एंड कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट. तुम कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टी, फ्रॉड कर रहा है. रिलेशन विद किसके साथ? चलो जाओ, क्या क्या? अनफेयर प्राइसिंग, चीटिंग कस्टमर, डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग तो मेरे बच्चों का फेवरेट है. रिसर्च कॉन्फिडेंशियलिटी, रिसर्च कॉन्फिडेंशियलिटी समझ में आ रहा है? एडेड फ्लेवर. रिलेशनशिप विद एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय के साथ तो लिख सकेंगे डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग एंड ट्रीटमेंट. फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑब्लिक क्या दिखाई दे रहा है? गवर्नमेंट के साथ तुम क्या क्या कर सकते हैं? मिसयूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंड्स एंड क्या? टैक्स इवेजन. आर वी थ्रू विद दिस? आर वी थ्रू विद दिस? फिर एक टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है क्या? मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर के दौरान ही आप शुरू से लेकर के लास्ट तक उसको ब्रैकेट लगा दो. सेल्फ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. क्या होता है? हम पढ़ाए थे जैसे बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट दोनों अलग अलग हो जाता है. हम लोग को किसको फेवर करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट. जैसे मान लो मेरा लड़का का एक कंपनी है, वो एक सप्लायर है. मेरा लड़का क्या है? रॉ मटेरियल सप्लायर. अरे मेरा लड़का का कंपनी भी रॉ मटेरियल क्या है. और बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो उससे बढ़िया क्वालिटी का माल दे रहे हैं और वो भी सस्ता दाम पर. देयर आर सेवरल सप्लायर्स अराउंड हु कैन ऑफर बेटर क्वालिटी गुड्स एट बेटर प्राइसेस. मेरा लड़का को कॉन्ट्रैक्ट देने से क्या हम खुश होंगे? हाँ बिल्कुल. ये मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया. फाइनेंशियल कि नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल. नहीं समझा रहे बाबा? लड़का को कॉन्ट्रैक्ट देना, लड़का मेरे को पैसा देगा क्या? कि नॉन फाइनेंशियल? लेकिन और एक सप्लायर है जो मेरे को पैसा देगा, फाइनेंशियल. नहीं समझा रहे बाबा? घूस दे रहा है, ब्राइब दे रहा है. लड़का को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं हम. मान लो वो मेरा लड़का नहीं है लेकिन वो मेरे को घूस दे रहा है. बट देयर आर बेटर सप्लायर्स अराउंड मी हु कैन ऑफर मी बेटर क्वालिटी गुड्स एट बेटर प्राइसेस. तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. मेरा इंटरेस्ट है मेरा लड़का को माल देना. मेरा इंटरेस्ट है कि हम अपना लड़का को कॉन्ट्रैक्ट दे क्या रे बाबा, या उस इंसान को कॉन्ट्रैक्ट दे जिससे हमको क्या मिल रहा है? घूस. ये मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है. लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि खिलाफ है? तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. वंस मोर आई विल एक्सप्लेन. Sometimes what happen that an individual in the organization faces his own individual interest versus organization interest. For example, awarding the contract to son is a non-financial interest, or awarding contract to someone who is offering us a bribe is a financial interest, but these two interests are against the organization's interest. So this is known as conflict of interest. Obvious बात है, हम लोग को importance किसको देना चाहिए? Organization का interest को. Discrimination में आइए. Did you find discrimination, boys and girls? Discrimination के बगल में लिख दो 3 elements. 3 elements oblique features. Elements मतलब होता है features. Three elements oblique features. पढ़ो, पहला टिक्की में आओ.
फर्स्ट दिखाई दे रहा है क्या? अंदर का पढ़ना नहीं है, वहां डैश से करके लिख दो, पहला टिक्के में लिखो, इट मीन्स ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली। जो पहला टिक्के है बेटा वहां लिख दो, इट मीन्स ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली। इट मीन्स ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली on grounds other than merit. Treating people differently on grounds other than merit. फिर नेक्स्ट टिक में लिख दो, नेक्स्ट टिक में लिख दो, on the basis of, नेक्स्ट टिक में लिख दो, on the basis of religion or caste or color or gender. On the basis of religion or caste or color or gender. On the basis of religion or caste or color or gender. अंदर का पढ़ना नहीं है, पहला टिक्की में हम क्या लिखा है? It means treating people differently on grounds other than merit. नेक्स्ट टिक्की में on the basis of religion, caste, color, gender. नेक्स्ट टिक्की में आइए, थर्ड दिखाई दे रहा है क्या? पढ़ो, इसको लिखना नहीं है, पढ़ना है। थर्ड टिक्की को मार्क करो। The decision or set of decision has a harmful or negative impact. बोले थे ना कि नेगेटिव इंपैक्ट होगा, क्या बोले थे, क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट परहैप्स कॉस्टिंग तीन चीज, क्या क्या? जॉब, प्रमोशन, बेटर पे। वेरी गुड, पढ़ो, हार्मफुल और नेगेटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट को गुला करो। ए बेटा थर्ड टिक में नेगेटिव इंपैक्ट को गुला किया। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, परहैप्स कॉस्टिंग देम देयर क्या? जॉब चला गया, प्रमोशन चला गया, बेटर पे चला गया। अच्छा, लिस्ट 5 केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है क्या मेरे बच्चों को? उसका अपने कितना केस पढ़े थे? पांचों केस को मार्क कर लो, पॉइंट 1 से 5 तक ब्रैकेट लगा दो, खाली रीड कर लेना। फिर ये हैरेसमेंट, हैरेसमेंट का पहला लाइन पढ़ो। हैरेसमेंट इज टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंटिंग के माथे पे क्या लिखेंगे? टॉर्चरिंग। मेरे बच्चों टॉर्मेंटिंग मतलब बताओ? टॉर्चरिंग भाई, सब्जेक्टिंग टू कांस्टेंट इंटरफेरेंस और इंटिमिडेशन, बार बार इंटरफेयर कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है। अच्छा, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, मुंह खोल करके बोलो, मेंटल एंड फिजिकल। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो, अनदर टाइप ऑफ हैरेसमेंट दिखाई दे रहा है क्या? तो जब शॉर्ट नोट आएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर, यहीं से लिखना है। अनदर टाइप ऑफ हैरेसमेंट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, सिचुएशंस इन विच एन एम्प्लॉय इज कोअर्स्ड, एम्प्लॉय को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कोअर्स्ड इनटू गिविंग इनटू अनदर एम्प्लॉय सेक्सुअल डिमांड्स, समझ में आ रहा है? ताकि आप उसका डिमांड फुलफिल कर सके, बाय द थ्रेट ऑफ लूजिंग सम सिग्निफिकेंट जॉब बेनिफिट सच एज प्रमोशन, रेस और इवन द जॉब। दिस काइंड ऑफ डिग्रेडिंग, नीच जाति का कोअर्शन, बोलता दिस काइंड ऑफ डिग्रेडिंग कोअर्शन exerted on the employees who are vulnerable. Vulnerable मतलब होता है easy target. Employee एक easy target है. This kind of degrading coercion exerted on employees who are vulnerable. Vulnerable मतलब easy target and defenseless. उन लोग क्या कर सकते हैं बेचारा? Inflicts, inflicts मतलब causes. Inflict मतलब बताइए. वापस से पढ़ रहे हैं ये लाइन. This kind of degrading coercion exerted on employees who are बेचारा vulnerable and defenseless inflicts great psychological harm. बहुत ही उन लोगों का साइकोलॉजिक जो है डिसबैलेंस हो जाता है. ग्रेट साइकोलॉजिकल हार्म ऑन द एम्प्लॉइज, वायलेट्स द एम्प्लॉइज मोस्ट बेसिक राइट टू फ्रीडम. इट वायलेट्स माय बेसिक राइट टू फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड इज एन अनजस्ट मिसयूज ऑफ अनइक्वल पावर दैट एम्प्लॉयर कैन एक्सरसाइज ओवर द एम्प्लॉय. आप समझ रहे हैं? आप अपने जगह रख करके देखो कितना खराब चीज है. Sexual harassment is prohibited and an employer is held responsible for all the sexual harassment engaged in by the employees. According to Supreme Court का definition in Vishaka versus State of Rajasthan and others, बताए थे ना Vishaka versus State of Rajasthan and others में sexual harassment in any unwelcome sexually determined behavior. जरूरी नहीं है कि आप हाथ लगाएं, बिना हाथ लगाए भी आप मेरे साथ sexual harassment कर सकते हैं. जैसे ये लड़का मेरे साथ आंखों के साथ किया, क्या प्रॉब्लम है? आप बार बार मेरे को देख करके एक आंख बंद कर ले, रामदेव हैं आप? नहीं, उसको बीमारी है, ऐसा लोग बोलते हैं. अरे एक आंख बंद हो जाता है ना, उसको बीमारी है. बीमारी है क्या? बस वहीं तक.
बस वहीं तक पढ़ना है मेरे बच्चों को। वर्क प्लेस हैरेसमेंट दिखाई दे रहा है नेक्स्ट हेडिंग। अरे यार वर्क प्लेस में तुम क्या क्या हैरेसमेंट कर सकता है? फिजिकल और वर्बल अब्यूज, गाली गलौज, आइसोलेटिंग अ पर्सन फ्रॉम, उसको नॉर्मल काम नहीं देना, जानबूझ करके हार्ड हार्ड काम देना। साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट, शिफ्टिंग ऑफ जॉब लोकेशन अगेन एंड अगेन, 2 दिन होता नहीं है तुम उसका ट्रांसफर कर देता है, चाहिए हैरेसमेंट है। गिविंग इम्पॉसिबल जॉब, जो ऐसा काम जो संभव ही, इंसल्ट, स्प्रेडिंग गॉसिप, नहीं समझा रहे बाबा, बस वहीं तक। नेक्स्ट हेडिंग में आइए, गाइडलाइंस दिखाई देगा, वेरी स्लो आई मस्ट से। डिड यू फाइंड गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग एथिक्स इन वर्कप्लेस? गाइडलाइंस मतलब क्या बताए थे? टिप्स। गाइडलाइंस के माथे पे लिख दो टिप्स। वर्कप्लेस एथिक्स इंप्रूव होना है कि नहीं होना है, तो उसका कुछ कुछ क्या है, टिप्स लिख दे ऐसे करके। लर्न हेडिंग्स, लर्न हेडिंग्स and just read from inside, and just read from inside। और एग्जाम में लिखना भी तो होगा ना, बोले खाली रीड करने बोले, याद क्या करोगे? जो पॉइंट मार्क करो मार्क करो। पॉइंट नंबर 1, क्या कोड ऑफ कंडक्ट बनाने बोले थे? पॉइंट नंबर 2, एस्टैब्लिश ओपन कम्युनिकेशन, बोलो। पॉइंट नंबर 3, मेक एथिक्स डिसीजन इन ग्रुप। हाँ, ग्रुप में भी आप रहोगे तो एथिकल डिसीजन लोगे कि अनएथिकल, बस वहीं तक, पॉइंट 3 तक। फिर सीधा पॉइंट 5 मार्क करो। पॉइंट 4 नॉट रिक्वायर्ड। पॉइंट 5, अपॉइंटिंग किसको बताओ तो? ओम्बड्स पर्सन को डैश करके लिख दो। मीडिएटर, ओम्बड्स पर्सन में लिख दो मीडिएटर, हु लिसन्स एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस and communicate to employer। Mediator who listens employees grievances and communicate to employer, listens employees grievances and communicate to employer, listens employees grievances and communicate to किसको? employer। next point, create an atmosphere of क्या बताओ तो? trust। जो वादा किया वो ऑर्गेनाइजेशन निभाएगा तब ना आप लोग एथिकल होंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन बोला था कि अगला साल सैलरी इंक्रीमेंट करेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन बोला कि अपना एम्प्लॉय लोग का अगला साल सैलरी इंक्रीमेंट करेगा 10% से, और नहीं किया, तो क्या एम्प्लॉय लोग अनएथिकल हो जाएगा? हाँ, नहीं समझा रहे बाबा, उन लोग तो अनएथिकल हो जाएगा। आप प्रॉमिस किए थे कि आप अगला साल क्या करेंगे, तो वी हैव टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्या बताइए तो? ट्रस्ट। जैसे हम लोग के यहां पर एक एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट है, कैसे? हाँ, पेपर बांटा जाता है। पॉइंट नंबर 7, रेगुलरली क्या होना चाहिए बताओ तो? अपडेट पॉलिसी। क्या बोले थे, कोड एंड कंडक्ट बना करके छोड़ दोगे कि अपडेट भी करोगे? पॉइंट नंबर 8, ग्रीवेंस पॉलिसी लाओगे ना रे बाबा, किसका ग्रीवेंस सॉल्व करोगे? एंड लास्ट में है टॉप वाला पॉइंट, सेट एन एग्जांपल फ्रॉम द टॉप। आर वी थ्रू विद दिस? क्वेश्चन नंबर 1, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। इसमें मेरा कुछ करने का ही नहीं है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज। आइए क्वेश्चन 1 आ जाइए। मुश्किल से इट विल टेक 7 मिनट्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना रे बाबा, सारा वही सब है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़। एक्सप्लेन द फैक्टर्स, ओए आंसर बताना। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एथिकल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, अरे एक्सप्लेन द फैक्टर्स टू इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू, कोवर्कर का इन्फ्लुएंस, कोड्स एंड कंडक्ट, एथिकल अनएथिकल चॉइस इन वर्कप्लेस। अच्छा, उसका सेकंड पार्ट देखो फिर। लिस्ट आउट सम एग्जांपल्स दिखाई दे रहा है क्या? लिस्ट आउट सम एग्जांपल्स ऑफ वेरियस एथिकल इश्यूज फेस इन वर्कप्लेस। को बता सकता है? सम एग्जांपल्स ऑफ एथिकल इश्यूज फेस इन वर्कप्लेस। एग्जांपल्स ऑफ एथिकल इश्यूज फेस इन वर्कप्लेस। अरे बेशर्मो ये वाला, अरे बेशर्मो धृतराष्ट्रो, देखो हेडिंग देखो। अच्छा वो तो मिटाई नहीं। कौन सा वाला सर? वो जो चार्ट होता ना रिलेशन, अरे तुम बताना जो तुम करता था, रिलेशन विद सप्लायर एंड बिजनेस पार्टनर, रिलेशनशिप विद सप्लायर बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट। लिख सकेंगे? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, अंडरलाइन करके जो सम एग्जांपल्स है ना रे बाबा, वहां लिख दे तो डैश करके। रिलेशनशिप
विथ सप्लायर ऑब्लिक बिजनेस पार्टनर एटसेट्रा। इसे याद आ जाएगा, रिलेशनशिप विथ सप्लायर ऑब्लिक बिजनेस पार्टनर एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। फेयरनेस एंड ऑनेस्टी आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। इसके लिए एथिक्स पढ़ने का क्या दरकार है? फेयरनेस एंड ऑनेस्टी आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस इन बिजनेस। करेक्ट, तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, अभी अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं दे सका ना, तो ये सब छोटा छोटा चीज इशारा है कि आप ये कोर्स के लिए बने ही नहीं है, आप कुछ बड़ा चीज के लिए बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट सम एग्जांपल्स ऑफ एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन वर्क प्लेस। अरे यार, एथिकल इश्यूज, रिलेशन विद सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, आर वी थ्रू विद दिस? तो सर इसका आंसर कहां से पढ़ेंगे बेटा? ऑलरेडी जो चैप्टर पढ़े थे बेटा वहां से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वापस से करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। प्रमोशन पॉलिसी, तुम किसी को प्रमोशन दे रहा है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मेरिट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी इज डिस्क्रिमिनेटरी। इनकरेक्ट, नहीं समझा रहे बाबा। बोला बड़ा बुजुर्ग लोग को प्रमोशन नहीं दिया और जो बाद बाकी यंग वर्कर्स टैलेंटेड थे उनको प्रमोशन दे देंगे। यंग वर्कर्स टैलेंटेड थे उनको ऊंचा पोस्ट दे दिए और बुजुर्ग लोग को नीचा पोस्ट दे दिए, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं। बूढ़ा लोग है तो क्या एमडी बना दे क्या? हर बूढ़ा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? क्वेश्चन 5 में आइए। स्टेट द एलिमेंट्स विच क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर देयर? जो 3 बोल रहा है बिल्कुल सही, तो बताए थे ना 3 एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली ऑन ग्राउंड्स अदर देन मेरिट। अरे भाई, ट्रीटिंग पीपल डिफरेंट ग्राउंड्स अदर देन मेरिट। जेंडर, कास्ट, कलर, रिलीजन, नेगेटिव इंपैक्ट। पक्का ना रे बाबा, माथे पे लिख दो 3 एलिमेंट्स। लिख दिया क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। राइट अ नोट ऑन हैरेसमेंट। शॉर्ट नोट ऑन हैरेसमेंट लिख सकोगे क्या रे बाबा? फिर क्वेश्चन 7, कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट लिख सकेंगे क्या? कब पढ़ेंगे ये सब? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। आंसर विद द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। एथिकल बिहेवियर इज नॉट एसेंशियल टू वर्किंग एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस। बोलता है एथिकल बिहेवियर जरूरी नहीं है। इनकरेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो तो घुमा करके कैसे आ रहा है, और दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मेरिट का? और बेटा पहले तो इनकरेक्ट लिख दे, नहीं तो तेरा दिमाग का कोई भरोसा नहीं है एग्जाम के एक दिन पहले। बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इनकरेक्ट लिख दिए क्या? अब ये क्वेश्चन घुमा करके कैसे आ सकता है? देखो, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस दिखाई दे रहा है क्या? वही लास्ट वाला क्लास का लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस। बताओ, एथिक्स फॉलो करने से क्या बेनिफिट्स हो जाएगा? क्या टीम वर्क स्ट्रांग होगा? स्ट्रांग टीम वर्क, एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा, हम लोग शॉर्ट टर्म रहेंगे कि लॉन्ग टर्म? स्ट्रांग पब्लिक इमेज, इंप्रूव सोसाइटी भी हो जाएगा। बुद्धि में जा रहा है? लिख दो सेम एज बिजनेस एथिक्स। सेम एज एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। सेम एज एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। Same as advantages of business ethics. Question number 9 में आओ। Explain in brief measures to ensure ethics in workplace. Measures मतलब क्या? Guidelines. Measures मतलब क्या? या नहीं है? Measures मतलब क्या होता है? तो अगर आपको बोल रहे explain in brief the measures to ensure workplace ethics, बताओ guidelines to ensure workplace ethics. Set an example from top. Set an example from top. सॉल्व एम्प्लॉय लोग का ग्रीवेंसेस, ओपन कम्युनिकेशन, ओम्बड्स पर्सन, कोड एंड कंडक्ट, अपडेट। माय गॉड। अच्छा, इसका और वाला पढ़ो, इसका और वाला। स्टेट इन ब्रीफ द गाइडलाइंस, बोलता स्टेट इन ब्रीफ द गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग क्या? एथिक्स। वही है ना, स्टेट इन ब्रीफ द गाइडलाइंस टू मैनेज द एथिक्स एंड टू प्रिवेंट द नीड फॉर विसल ब्लोइंग इन द वर्क प्लेस। विसल ब्लोइंग क्या होता है? 1000 बार पढ़ा दिए, और एक बार सुन लो। विसल ब्लोइंग मतलब employee will report what? Unethical practices to outside authority. Whistle blowing मतलब क्या होता है?
कि वॉट एवर अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉई विल भांडा फोड़ो टू, तो इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे विसल ब्लोइंग मीन्स व्हेन एम्प्लॉय रिपोर्ट्स द अनएथिकल प्रैक्टिसेस टू आउटसाइड अथॉरिटी। नहीं समझा? ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ये बात ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नाम खराब हो जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये नौबत ही नहीं आने देना चाहिए था आपको। एम्प्लॉय भी गलत नहीं है, एम्प्लॉय भी अपनी जगह सही है रे बाबा। आज मान लो इस एम्प्लॉय के साथ हैरेसमेंट हुआ, ये जाकर के आउटसाइड अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ेगा कि घट जाएगा? लेकिन नौबत ही क्यों आया? काश आप एथिक्स फॉलो कर लिए होते। नहीं समझा रहे बाबा? काश आप एम्प्लॉय का ग्रीवेंस सॉल्व कर दिए होते, आउटसाइड अथॉरिटी के पास जाता। तो अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट विसल ब्लोइंग, क्वेश्चन बोलो, तो ब्लैंक मत हो जाना। व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट विसल ब्लोइंग, टिप्स लिखना पड़ेगा कि सेट एन एग्जांपल फ्रॉम टॉप, एस्टैब्लिश ओपन कम्युनिकेशन, सॉल्व एम्प्लॉय लोग का ग्रीवेंस, ओम्बड्सपर्सन। बुद्धि में जा रहा है? विसल ब्लोइंग में डैश देकर के लिख दो, जहां विसल ब्लोइंग लिखा हुआ है डैश देकर के लिख दो। When employee reports unethical practices of organization to outside authorities, when employee reports unethical practices of organization to outside authorities, full stop. Employee reports unethical practices of organization to outside authorities, full stop. Full stop के बाद लिखो to prevent it, following guidelines must be followed. To prevent it, following guidelines must be followed. To prevent it, following guidelines must be followed. इसको रोकने के लिए हम लोग को कुछ कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। क्या गाइडलाइंस बोलो बे सरमो? वही सब लिख देना पूरा। क्या? टिप्स फॉर मैनेजिंग वर्कप्लेस एथिक्स। देखो वही लिखा हुआ आंसर में भी। क्वेश्चन 10 से लेकर के 12 तक का ब्रैकेट लगा लो, सेल्फ रहेगा, मेरा क्लास में डिस्कस किया हुआ है, खाली एक बार रीड कर लेना है। सो दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन किसके ऊपर? वर्कप्लेस एथिक्स। सुनिए, घर जाकर के आपको क्या करना है? 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट में पहले चैप्टर रीड कर लेना है 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना है। आधा घंटा दीजिए, चैप्टर आपके पॉकेट में रहेगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, बाय बाय। अपना नेक्स्ट